जो हमारा पिछले 5 साल जो बोर्ड हो चुके हैं, बिहार बोर्ड, उन सभी 5 सालों के क्वेश्चंस को ले आए हैं। वो भी कौन सा है? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो 2-2 नंबर वाले हैं, उनके पूरे के पूरे आंसर्स। लॉन्ग में आ गया, लॉन्ग में मतलब आपका 10 नंबर का है, 8 नंबर का, जितने आपके लॉन्ग आते हैं उसने में आ गया। तो फिर क्या करना होगा, इसको आपको मैक्सिमम 7 से 8 अंतर करना है, उससे ज्यादा मत जाइएगा। पुराने लाभ हानि अनुपात को घटाने पर बचा हुआ शेष अनुपात ही क्या कहलाता है? लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। और उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला बना, एक साझेदार फर्म छोड़ के चला गया, बाकी 2 अपना फर्म लेकर चल रहे हैं, यानी संबंध परिवर्तन करके अपनी साझेदारी को चला सकते हैं। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? विजय सर आ गए आपके पास। अभी आप लोग जो है बिहार बोर्ड वाले बच्चे अपनी तैयारी को जो है जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे, जोरों शोरों से स्टार्ट कर चुके होंगे। और आप लोग की तैयारी में अगर हम लोग की तरफ से थोड़ा सा हेल्प मिल जाए तो तैयारी जो है और बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने पिछले 5 सालों का, जो हमारा पिछले 5 साल जो बोर्ड हो चुके हैं, बिहार बोर्ड, उन सभी 5 सालों के क्वेश्चंस को ले आए हैं। वो भी कौन सा है? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो 2-2 नंबर वाले हैं, उनके पूरे के पूरे आंसर्स। लेकिन आज के इस क्लास के अंदर हमने उन क्वेश्चनों को इग्नोर किया है जो न्यूमेरिकल्स से संबंधित हैं। यानी इसमें हमने मेनली क्वेश्चंस वाले, जो थ्योरी वाले पार्ट्स को ही कवर किया है। न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन हटा दिए, या फिर ऐसे भी थ्योरी क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल से जिनका संबंध है उनको भी हटा दिया है, क्योंकि वो सारे के सारी चीजें प्रॉपर वे में जब आप पूरा क्लास करेंगे तभी समझ में आएगा। डायरेक्ट हम आंसर दे देंगे तो वो कोई मतलब का नहीं रह जाएगा, वो गाइड की तरह हो जाएगा। और गाइड हम आपके लिए बनना नहीं चाहते कि आपको जो है बस रटा रटाया दे दिया, सामने दे दिया, बस कर लो। नहीं, थ्योरी है, थ्योरी रटा रटाया काम हो सकता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो उन्हें समझना पड़ता है, समझ करके करना पड़ता है। क्योंकि यहां पर पता चला हम जो करा रहे हैं वो सेम टू सेम जरूरी थोड़ी ना कि अगली बार भी आ जाएगा। अगली बार कुछ चीजें बदल करके आ सकता है, न्यूमेरिकल्स में यही होता है। तो बदल करके आएगा तो रटा तो जा नहीं सकता, इसलिए उन्हें समझना पड़ेगा। तो इस वजह से ऐसे क्वेश्चन को हमने आज के इसके पूरे वीडियो में हटा दिया है और उन्हीं क्वेश्चन को रखा है जो पूर्ण रूप से थ्योरी पर आधारित है, जो पूरी तरह से थ्योरी है, ऐसे क्वेश्चन को रखा गया है। और पिछले 5 सालों के पूरे क्वेश्चन हैं, और उन क्वेश्चन को भी हटा दिया जाता है जो हम लोग यहां पे पढ़ चुके हैं और उसी क्वेश्चन को बाद में दूसरी बार फिर से मिले। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन नहीं है, जो एक बार पढ़ चुके दोबारा क्यों करना है ना बात। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस नहीं है। तो इस वजह से जैसे जैसे आप आगे वाले साल में पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी, और शुरुआत वाले साल में क्वेश्चन की संख्या थोड़ी ज्यादा रहेगी। तो आप समझ सकते हैं कारण इसका, ठीक है। और आप पूरे इनको पढ़ने के बाद एक बात और बता दे रहे हैं, हम लोग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको दिया था, उसको आप लोग देखे होंगे, उसको आप लोगों ने समझा होगा। उसमें ढेर सारे क्वेश्चन थे, कुल मिला के 30 के आसपास क्वेश्चन थे। उसमें हर तरह के क्वेश्चन में बताया था कि वेरी शॉर्ट के तौर पे भी, शॉर्ट के तौर पे भी, लॉन्ग के तौर पे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उनको जब आप देखेंगे ना तो उन्हीं के आंसर्स को लेकर के एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है एसएन शुक्ला, जो मेनली यूपी बोर्ड के लिए चल रहा है, लेकिन बिहार बोर्ड वाले बच्चे भी उसे देख सकते हैं। क्योंकि भाई अकाउंट्स तो अकाउंट्स होता है, चाहे यूपी में पढ़ो चाहे बिहार में पढ़ो, है कि नहीं बात। सिलेबस में चीजें सिमिलर है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्वेश्चन की क्वालिटी थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेकिन चीजें तो वही रहेगा ना। तो इसीलिए आप उस सीरीज को भी देख करके अपने बहुत से आंसर तैयार कर सकते हैं, इसलिए उस सीरीज को भी देख लीजिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चंस के तौर पे, छोटे छोटे वीडियोस के तौर पे वो आ रहा है, उससे भी आप अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपकी तैयारी हो जाए पूर्ण रूप से एकदम जबरदस्त, पूरा एकदम तगड़ा, इसलिए आपको उसको भी देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू किया जाए, आज के बात को शुरू किया जाए। तो आज हम लोग को जो है ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज का हमारा लक्ष्य क्या है? तो आज का हमारा लक्ष्य है 5 ईयर्स, ठीक है, 5 ईयर्स क्या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। और कौन से 5 ईयर्स है? तो भाई प्रीवियस 5 ईयर्स, ठीक है, प्रीवियस, बात समझ में है। प्रीवियस 5 ईयर्स हमारे जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिसे हम लोग बोल सकते हैं 5 सालों का PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। 5 का मतलब यहाँ पे 5 नंबर का मतलब ये मत समझिएगा। तो 5 सालों का जो है टोटल PYQ हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले, देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस चीज को देखा जाए, समझा जाए तो सबसे पहला शुरुआत कहां से होगा? 2020 से, ठीक है। तो पहला साल हमारा जो है 2020, इससे हम लोग शुरू करते हैं और इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं। तो सबसे फर्स्ट साल, पहला क्वेश्चन, अंश जब्ती क्या है, यानी अंशहरण क्या होता है। अंशहरण पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है, ठीक है, पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है। इसको जो है थ्योरी के तौर पे आप ऐसे नहीं बता सकते हैं, इसलिए आपको ये भी न्यूमेरिकल का ही क्वेश्चन है, देखा जाए तो ये पूरी प्रक्रिया है। लेकिन आपको इसका अगर थ्योरी के तौर पे बताना होगा तो कैसे बोलना होगा? बस इतना ही समझाना होगा कि जब अंशधारियों से कंपनी अपना पैसा मांग करता है और अंशधारी उस पैसे को चुका नहीं पाते हैं, तो उन्हीं अंशधारियों को चयनित करते हुए बोर्ड के संचालक मंडल, यानी बोर्ड का जो बोर्ड ऑफ मतलब कंपनी के जो संचालक मंडल है, यानी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो क्या करते हैं? वो उनके अंशों का हरण कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं। इसी को अंशों का हरण कहलाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है? अंशों की सूची से, अंशधारियों की सूची से उनका नाम काट दिया जाता है। तो देखिए इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, अंशों का हरण या जब्ती क्या होता है। यदि कोई अंशधारी अपने आवंटित अंशों पर आवंटन या याचना की राशि अथवा प्रब्याजी का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं कर पाता है,
ठीक है, तो क्या नहीं कर पा रहा है, भुगतान नहीं कर पा रहा है ना बात, यानी अवशिष्ट याचना की बात हो रहा है। तो कंपनी द्वारा कंपनी के अंतर नियमों में दी हुई व्यवस्था या तालिका फ के प्रावधान, क्योंकि देखिए जो कंपनी होते हैं वो कंपनी अंतर नियम नहीं बनाती है, और जो कंपनियां कंपनी अंतर नियम नहीं बनाती वहां पर तालिका फ लगता है। वो कहां पे तालिका फ, कौन सा तालिका फ, कंपनी अधिनियम 2013 में तालिका फ है, ठीक है, टेबल एफ, उसके आधार कुछ प्रावधान है, उसके हिसाब से ये काम होता है। तो उस प्रावधानों के अनुसार उनके अंशों का हरण किया जा सकता है। अंशों पर जो राशि प्राप्त हो चुकी है उस राशि को भी जब्त कर लेना तथा संबंधित अंशों के आवंटन को रद्द कर अंशधारी की सदस्यता समाप्त कर देना, यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, अंशों का हरण कहलाता है। तो यहां मुख्य रूप से यहां से आपको बता रहा है, क्या बता रहा है, यहां से लेकर के यहां तक आपको अंशों का हरण का पूरा जो है मेन डेफिनेशन हो गया, ठीक है। और ये कब स्टार्ट होता है, ये तब स्टार्ट हो जाए जब कंपनी के अंशधारी उसके द्वारा अंशों पर जो याचना होता है उसकी याचना का भुगतान वो नहीं कर पाते, तब ये काम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बार हमारा क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है असीमित दायित्व क्या होता है। यार असीमित दायित्व सिंपल सी बात है, देखिए सीमित दायित्व असीमित है। सीमित दायित्व वो होता है जब आपके जितना आप पैसा व्यापार में लगाएं बस उतना ही पैसा डूबेगा, यानी अगर व्यापार हानि हो गया, सब चीज हो गया, तो आपका बस उतना ही पैसा चला जाएगा जितना आपने व्यापार में लगा दिया। लेकिन असीमित दायित्व की बात किया जाए तो असीमित दायित्व का मतलब होता है कि आपने, ठीक है, कि आपने जो पैसा लगाया व्यापार में वो तो जाएगा, लेकिन अगर उससे हानि नहीं पूरा किया जाए तो आपके पर्सनल यानी निजी संपत्ति को भी बेच करके हानि को पूरा किया जाएगा, ये होता है असीमित दायित्व। और यहां पर असीमित दायित्व जो है वो पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया, क्या बताया गया कि सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित होता है, और दायित्वों के भुगतान में फर्म की संपत्ति कम होने पर साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों, है ना बात, का भी उपयोग किया जा सकता है। तो जब भी किस सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्तियों का उपयोग भी किया जाता है दायित्वों के भुगतान के लिए, तो ऐसे दायित्व को हम लोग क्या कहते हैं, असीमित दायित्व कहते हैं। सीमा ही नहीं है, जहां तक आपकी संपत्ति वहां तक प्रयोग होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे क्या है पुनर्मूल्यांकन खाता क्या, तो फर्म के पुनर्गठन के समय संपत्तियों तथा दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है, और संपत्तियों तथा दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से होने वाले लाभ या हानि की गणना करने हेतु जिस खाते को बनाया जाता है उसी खाते को पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। यही डेफिनेशन है। अब इस चीज को आप जो है तरह तरह से दिया जा सकता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया है। जैसे बोला यहां पर क्या है, संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, दायित्वों के पुनर्निर्धारण तथा अलिखित संपत्तियों एवं दायित्वों के फर्म की पुस्तकों में एक खाता तैयार किया जाता है, ठीक है। इन सबके लिए फर्म की पुस्तकों में क्या किया जाता है, एक खाता तैयार किया जाता है, जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता अथवा लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। इसे दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। पुनर्मूल्यांकन खाता एक नाम मात्र या अवास्तविक खाता है, ये बात भी याद रखिए, ये नॉमिनल अकाउंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है, जो संपत्तियों दायित्वों के मूल्य में हुए परिवर्तनों के कारण लाभ या हानि को प्रदर्शित करता है। ये इसीलिए ज्ञात किया जाता है ना, इसीलिए इसको बनाया जाता है क्योंकि ये लाभ हानि को प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा कि ख्याति की कोई 4 विशेषताएं बताइए, ठीक है। ख्याति की अपनी 4 विशेषताएं आगे भी आपको आराम से इसको समझ लेना है भाई। ख्याति की अपनी विशेषताएं में पहला क्या है, ख्याति एक जो है क्या है, एक संपत्ति है। किस प्रकार की संपत्ति, अधिक लाभ कमाने में सहायता देती है ये संपत्ति। और ख्याति क्या है, एक स्थायी संपत्ति है, ठीक है। संपत्ति में भी ख्याति कैसी संपत्ति, स्थायी संपत्ति। अगला क्या है, ख्याति जो है ना अदृश्य एवं अमूर्त संपत्ति है, जिसका कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। अगला क्या है, ख्याति का मूल्य जो है उस पर ह्रास नहीं लगता है, ठीक है, उस पर अवक्षयण यानी ह्रास नहीं लगता है। और फिर अगला क्या है, ख्याति का कोई स्थायी मूल्य नहीं होता है। ये ख्याति की अपनी 5 विशेषताएं, यहाँ पे 4 बोला था हमने, 5 लिख दिया। ऐसे अनेकों विशेषताएं आप बोल सकते हैं। आज की एक आकर्षक शक्ति है जो ग्राहकों को आकर्षित करती है। ख्याति अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता है। ख्याति का जन्म व्यापार के साथ और अंत भी व्यापार के साथ होता है। ख्याति को व्यापार से अलग नहीं किया जा सकता है। ख्याति बिक्री योग्य संपत्ति है। अनेकों आप जो है इसका विशेषता दे सकते हैं। वो सारी विशेषताएं कैसे पता चलेगा, जब आप ख्याति को समझ लेंगे, परिभाषा वगैरह इन सब चीजों से, ठीक है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सीरीज आप देखिएगा एस एन शुक्ला, क्योंकि उसमें सभी क्वेश्चन को डिटेल से बताया गया, समझाते हुए, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी और वेरी शॉर्ट के हिसाब से भी। जब पूरे डिटेल से होगा तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, वेरी शॉर्ट में भी लिख सकते हो, लॉन्ग में भी लिख सकते हो, है ना बात। नेक्स्ट हमारा क्या, स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर बताइए। अब ये कैसा है भाई, स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में, तो अब देखिए जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो ये देखिए वेरी शॉर्ट में दोनों टाइप का आ सकता है, कभी कभी लॉन्ग में भी आ सकता है। तो हमें क्वेश्चन को उतना ही लिखना है जितने की हमें आवश्यकता हो। समझ रहे बात, मतलब क्या है, अगर आपको ये क्वेश्चन केवल 2 नंबर का हो, अगर ये क्वेश्चन केवल 2 नंबर का हो, तो क्या 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप जो है 7-8 अंतर लिखेंगे? अगर लिख रहे हैं तो ये बेवकूफी है, क्योंकि आप समय बर्बाद कर रहे हैं बाकी क्वेश्चंस के लिए। तो जब भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन, तो आपको कितना करना है, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आपको 3, ठीक है, 3 अंतर ही लिखना है। और मिनिमम कितना, मिनिमम 2 अंतर लिखेगा, 1 अंतर लिख करके मत आइएगा भाई, ठीक है, मिनिमम 2 लिखेगा, मैक्सिमम 3 मिनिमम 2, 3 से ज्यादा मत जाइएगा। 3 से ज्यादा जाना बहुत बड़ा बेवकूफी है, आप समय बर्बाद करेंगे बाकी क्वेश्चन के लिए। ये बात हो गया। अगर यही क्वेश्चन आपके जो है, यही क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ गया,
अब 5 मार्क्स में आ गया तो क्या आप केवल 3 क्वेश्चन लिख देंगे तो ये सही होगा? पूरा नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर 5 मार्क्स में आता है तो कम से कम आपको जो है मिनिमम 5 करना पड़ेगा। मिनिमम आपको कितना अंतर करना पड़ेगा? मिनिमम आपको 5 अंतर करना पड़ेगा। और मैक्सिमम कितना करना पड़ेगा? तो मैक्सिमम आप 6 करिएगा। ठीक है, मैक्सिमम आपको कितना करना होगा? मैक्सिमम आपको 6 करना पड़ेगा। ठीक बात, इससे ज्यादा नहीं। और अगर लॉन्ग आ गया तो लॉन्ग में भी आपको याद रखेगा, लॉन्ग में आ गया, लॉन्ग में मतलब आपका 10 नंबर का है, 8 नंबर का, जितने आपके लॉन्ग आते हैं उसने में आ गया तो फिर क्या करना होगा? इसको आपको मैक्सिमम 7 से 8 अंतर करना है, उससे ज्यादा मत जाइएगा। ठीक है, ज्यादा लिखेंगे नंबर तो उतना ही मिलना है, समय आपका ज्यादा जाएगा, समय ज्यादा जाएगा तो बाकी क्वेश्चन में नुकसान करेगा। तो इसलिए आपको ये सभी चीजें समझना पड़ेगा। अब अंतर की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट के है तो भाई 2 अंतर 3 अंतर से काफी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमने आपको सभी अंतर दे दिया है। यहाँ पे सारे के सारे अंतर हमने दे दिया है, आप जो है अच्छे तरीके से समझिएगा। पहला, अगर खातों की संख्या की बात किया जाए तो खातों की संख्या होता है, इसमें प्रत्येक साझेदारों के लिए खाते कितने? पूंजी खाता और चालू खाता 2 बनता है स्थायी पूंजी में, और परिवर्तनशील पूंजी में केवल 1 खाता बनता है। अगला, पूंजी में परिवर्तन की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है? इसमें पूंजी जो होता है ना वो एक समान रहता है उसका शेष। और इसमें क्या होता है? इसमें पूंजी का शेष क्या होता है? प्रतिवर्ष बदलता रहता है। ठीक है, फिर अगला समायोजन की बात किया जाए तो इसमें बाकी ये जितने भी चीजें हैं जो भी प्रभावित करने वाले कारक हैं उन सबको चालू खाता में लिखा जाता है, ना कि पूंजी खाता में। और इसमें जितने भी समायोजन की सारी चीजें, वो सब चीजों को कहां लिखा जाता है? सब चीज को केवल पूंजी खाता में लिखा जाता है ना बात। फिर नेक्स्ट बात किया जाए तो खातों की शेष और प्रकृति की बात किया जाए तो इसमें जो है ना, इसमें अब ये रहने दीजिएगा, वैसे ये हमको ये अंतर गलत लगता है क्योंकि इसमें लिखने का तरीका गलत है। पूंजी खाते में क्या होता है कि आपको इस तरीके से आप इस अंतर को लिख सकते हैं कि पूंजी खाता मतलब स्थायी पूंजी के समय में 2 खाते बनते हैं ना, पहला पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता। तो आप ये जानिएगा कि इसमें जब पूंजी खाता बनेगा, ठीक है, आप ये जान लीजिएगा कि इसमें जब पूंजी खाता बनेगा तो उसका बैलेंस समांतर क्रेडिट होता है, समांतर क्रेडिट होता है। डेबिट तब होगा जब पूंजी की कमी दिखाएगा, पूंजी आपका निगेटिव हो जाएगा, वो डेबिट होगा। लेकिन समांतर इसमें भी पूंजी का शेष क्रेडिट होता है। और जो चालू खाता इसमें बनता है, ठीक है, जो चालू खाता इसके अंदर बनता है उसका शेष डेबिट या क्रेडिट, ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहां पे क्योंकि केवल पूंजी खाता बनता है, यहां पर केवल पूंजी खाता बनता है, इसलिए यहां भी खाता का शेष क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। तो पूंजी खाता का शेष दोनों जगह क्रेडिट होता है। ठीक है, इसलिए हमने ये काट दिया क्योंकि यहां पर लिखा क्या रहता है? यहां पर लिखा है कि सदैव क्रेडिट होता है और चालू खाता का शेष डेबिट अथवा क्रेडिट हो सकता है। अच्छा, ये तो सही है। और यहां पर क्या बोला है कि चालू खाता का शेष जो है क्रेडिट या डेबिट दोनों हो सकता है, ऐसे लिखा है। यही लिखने की वजह से हमने बोला ये गलत है, क्योंकि इसका भी शेष जो है सदैव लगभग मान लीजिए क्रेडिट होता है। डेबिट कब होगा? डेबिट तब होगा जब पूंजी की कमी बरताएगा, ठीक है, तब होगा। तो इसीलिए हमने इसको काट दिया। आप इस तरह से इसको बता सकते हैं अगर बताना होगा तो। नेक्स्ट हमारा क्या है? 3 अंतर नहीं तो काफी है। ऋण पत्रों के शोधन के 2 तरीके बताइए। शोधन के बहुत से तरीके हैं, हमने पूरा तरीका पांचों के पांचों तरीका यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आपको कोई 2 तरीका बताना है तो 2 तरीके का नाम ले देंगे। जैसे नवीन अंशों या नवीन ऋण पत्रों के द्वारा शोधन हो जाता है, निर्धारित अवधि के बाद भुगतान करके उसका शोधन हो जाता है, वार्षिक आहरण द्वारा शोधन हो जाता है, कंपनी की इच्छा अनुसार शोधन हो जाता है, खुले बाजार में स्वयं कंपनी जो है ऋण पत्र क्रय करके शोधन करता है। इस प्रकार से 5 विधियां होते हैं, 5 विधियां हमने यहाँ पे दे दिया। केवल 2 पूछा था, 2 का आपको बता देना नाम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वित्त संबंधी क्रियाओं से रोकड़ अंतर्वाह के 4 उदाहरण बताइए। रोकड़ अंतर्वाह यानी रोकड़ अंदर की तरफ आएगा, ऐसा वित्त संबंधी क्रिया। वित्त संबंधी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आपका ऋण या पूंजी से संबंधित होता है। ठीक है, वित्त संबंधी क्रियाएं क्या होती हैं? वित्त संबंधी क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जो कंपनी के ऋण या पूंजी, या फिर जिसको हम लोग समता कहते हैं, ठीक है, पूंजी को हम लोग समता भी कह सकते हैं, इनसे संबंधित जो होता है। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? दीर्घकालीन ऋण। ठीक है, ऐसे जो संबंधित क्रिया होती है इसमें मुख्य रूप से क्या होता है? दीर्घकालीन ऋण। ठीक बात, जैसे ऋण पत्र भी इसमें हम लोग कह सकते हैं, ऋण पत्र, ये सारे ऋण हो गए। और समता में क्या हो गया? समता में हमारी पूंजी हो गया। जैसे क्या? जैसे हमारा हो गया समता अंश, जैसे हम लोग इक्विटी शेयर कहते हैं, और हमारा हो गया पूर्वाधिकार, इनसे संबंधित। ठीक है, इनसे संबंधित जो क्रियाएं होती हैं वही होता है हमारा वित्त संबंधी क्रियाएं। अब इनके बोला 4 उदाहरण, वो भी अंतर्वाह। अंतर्वाह नहीं, पैसा अंदर की तरफ आने का। तो क्या क्या उदाहरण होगा? पहला उदाहरण होगा ऋण पत्रों का निर्गमन, पैसा अंदर आएगा ऋण पत्र के निर्गमन से। दूसरा होगा समता अंशों का निर्गमन। तीसरा होगा पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन। इन सबसे पैसा अंदर आएगा। ठीक है, और फिर अंतर्वाह और कैसे हो सकता है? और अंतर्वाह कैसे हो सकता है? रोकड़ अंतर्वाह यार 3 ही दिख रहा है यार, इन सबका निर्गमन हो जाएगा। अब बोल सकते हैं कि आप बैंक द्वारा दीर्घकालीन ऋणों की प्राप्ति, ऐसे भी कह सकते हैं दीर्घकालीन ऋणों की प्राप्ति। ठीक है, तो ये 4 आप प्रकार के अंतर मतलब वो बता सकते हैं, अंतर्वाह बता सकते हैं। अंतर नहीं, अंतर्वाह यानी पैसा अंदर आने की बात।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को जो है गलत तरीके से समझा था, इसलिए हमें पता था कि हमने ये आंसर लिखा हुआ है, इसलिए हम आपको पहले ही समझा दिया। यहाँ पर अंतर्वाह बाह्यवाह दोनों बता दिया, ठीक है, दो दो ठो, 4 में 2 अंतर्वाह 2 बहिर्वाह बता दिया, जबकि ऐसा नहीं था, यहाँ पे केवल अंतर्वाह पूछा था। ठीक है, तो अंतर्वाह में देखिए समता अंशों पूर्वाधिकार अंशों के निर्गमन से रोकड़ प्राप्त, फिर ऋणपत्रों बॉन्डों अथवा अन्य अल्प या दीर्घकालीन ऋणों से रोकड़ प्राप्त। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अल्पकालीन भी दे दिया है। तो अल्पकालीन जनरली क्योंकि करंट उसमें लाइबिलिटीज में चला जाता है, तो वो कार्यशील पूंजी के आधार पर चला जाता है, इसलिए इसके अंदर जनरली जो है माना नहीं जाता है, लेकिन आपको मुख्य रूप से दीर्घकालीन ऋण को समझना है। ठीक है, अल्पकालीन ऋण भी आ सकता है, ऋण और समता से संबंधित वैसे सारा चीज आ सकता है, लेकिन ज्यादा ध्यान यहाँ पे दीर्घकालीन ऋण पे होता है। फिर इसके बाद क्या है हमारा अगला, यहाँ पर बता दें उधार ली गई राशियों का बात कर लिया। ठीक है, उसका पुनर्भुगतान से पैसा जा रहा है ना, इसलिए ये बहिर्वाह है या बाह्यवाह बोले, और पूर्वाधिकार अंशों का शोधन, इससे भी पैसा जा रहा है। तो अंतर्वाह में हमने आपको 4 उदाहरण बोला, क्या, समता अंशों का निर्गमन, ऋणपत्रों का निर्गमन, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन, या फिर कंपनी के द्वारा जो है किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था से ऋणों की प्राप्ति, ये सब हमारे पैसे आने के साधन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है ऐसी 2 दशाएं बताएं जिसमें साझेदारी फर्म का विघटन हो जाता है। फर्म के विघटन की 2 दशाएं, बहुत सी दशाएं, उसमें से केवल 2 पूछा है। पहला बोला है पारस्परिक समझौते द्वारा। क्या होगा कि जब एक फर्म जो है विघटित हो सकती है जब सभी साझेदार इसे विघटित करने के लिए तैयार हो। जैसे समझौता फर्म का निर्माण करता है, उसी तरह समझौता फर्म का अंत भी कर सकता है। सभी लोग ने मिलकर के फर्म को निर्माण करने का बात किया था, तो निर्माण हो गया। सभी लोग ये डिसाइड करेंगे फर्म को बंद किया जाए, तो बंद भी हो जाएगा। तो पहला ये दशा हो गया। दूसरा क्या है, अनिवार्य समापन। अनिवार्य समापन जो है 2 दशाओं से होता है। तो यहां पर अनिवार्य समापन का जो है मुख्य रूप से 2 कारण है। पहला क्या है, जब समस्त साझेदार अथवा एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित हो जाए। अब एक आदमी फर्म लेकर के नहीं ना चल सकता है, फर्म के लिए कम से कम 2 चाहिए। तो या तो एक को छोड़कर के सब, या सभी के सभी दिवालिया हो जाए, तो फर्म नहीं चल सकता है, क्योंकि दिवालिया होने का मतलब होता है कि उसके पास अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, और जब अनुबंध करने की क्षमता नहीं है तो वो व्यवसाय नहीं कर सकता। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है जब किसी घटना के घटित होने पर फर्म का व्यापार चलाना अवैधानिक हो जाए। कोई ऐसा घटना घटित हो गया जिससे फर्म को व्यापार चलाना अवैधानिक हो जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसा हो गया, ऐसा कभी होगा नहीं और नहीं होना भी चाहिए। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे दे रहा है, इसे सीरियस मत लीजिएगा, है ना बात। मान लीजिए ऐसा हो गया कि सरकार के द्वारा ये नियम आ गया कि अब जो है केवल और केवल शैक्षणिक संस्थाएं सरकार के अंडर में रहेगी, कोई भी दूसरी जो है प्राइवेट संस्थाएं शिक्षा का कार्य नहीं करेगा, कोई भी प्राइवेट के अधीन जो है शिक्षा नहीं होगा। ठीक है, कोई कोचिंग, ट्यूशन, होम ट्यूशन, ऑनलाइन ऑफलाइन, किसी भी प्रकार से कोई भी प्राइवेट एंटिटी शैक्षणिक कार्य नहीं कर सकती। तो इस प्रकार से हम लोग का जो चल रहा है, ये सारी की सारी चीजें अवैधानिक हो जाएगा, जिसकी वजह से बंद हो सकता है ना बात। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं और नहीं होना भी चाहिए, क्योंकि अगर सारी चीज सरकार के अंडर आ जाएगा तो आप जो है सरकारी चीजों का जो है अस्तित्व देख सकते हैं क्या स्थिति है ना बात। तो ये नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी होगा भी नहीं। ठीक है, तो ये हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ऐसी प्रकार से कोई घटना घटित होने पर सरकार ही अवैधानिक कर दे या किसी रीजन से वो अवैधानिक हो जाए, तो आपका साझेदारी फर्म बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मृत साझेदार के पूंजी में डेबिट किए जाने वाले मदे। तो देखिए डेबिट किए जाने वाली जितनी भी मदे हैं मृत साझेदार की पूंजी, ये देखिए ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। अब इसे याद करने वाली बात ही नहीं है, आप जब पूंजी खाता बनाना सीखेंगे ना अपने आप समझ आएगा। तो पूंजी खाता बनाते समय पूंजी खाता के डेबिट में जितनी चीजें जाता है वो सब आपके मृत साझेदार के डेबिट में जाएगा। यानी भइयों की ख्याति में उसका हिस्सा, आहरण, आहरण पर ब्याज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, हानि। ये सारे के सारे मृत साझेदार के डेबिट में जाने वाला आइटम्स है। ठीक है, अब इसमें देख दिए क्या दिखा है, इसमें बोला है मृत साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट की जाने वाली मदे, और इसमें क्या होता है, इसमें ये सारी चीजें शामिल है, जैसे मृत साझेदार का आहरण, आहरण पर ब्याज यदि कोई हो, अवितरित हानि, मृतक का अनुपातिक भाग, और ख्याति का मूल्य में कमी होने पर घटाई जाने वाली राशि में मृतक का अनुपातिक भाग। पुस्तकों में विद्यमान ख्याति की राशि को अपलिखित करने हेतु मृतक साझेदार का अनुपातिक भाग, और क्या, संपत्तियों एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के कारण होने वाला अनुपातिक हिस्सा। ठीक है, तो यह हानि में अनुपातिक हिस्सा। तो हमने क्या बोला, हानि, ख्याति और क्या बोला था, और हमने बोला था हानि, ख्याति, फिर आहरण और आहरण पर ब्याज। यही 4 चीजें यहां पर भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको कह सकते हैं डेबिट में किए जाने वाला आइटम। फिर उसके बाद कंपनी के कोई 4 विशेषताएं बताइए। अब देखिए ये सब क्वेश्चन आपको आगे भी है, कंपनी के आपको 4 विशेषताएं, केवल नाम देख लीजिएगा, डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल आपको नहीं लिखना है, ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे डिटेल करके दिखाया। अगर आपको पढ़ना है, समझना है तो कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कितने व्यक्ति है, पहला। दूसरा क्या है, कंपनी का अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है। तीसरा क्या है, कंपनी का अपना शाश्वत उत्तराधिकार है। चौथा क्या होता है, कंपनी का सीमित दायित्व होता है। ये सारे के सारे क्या है, हमारे कंपनी की 4 विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, वित्तीय विवरणों के 2 उद्देश्य बताइए। जो वित्तीय विवरण तैयार होता है क्यों बनता है, क्यों उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है।
क्लास 11 से आप अकाउंटिंग का जो भी उद्देश्य पढ़ते आ रहे हैं ना, वही चीज यहां भी लिखना है। चाहे वित्तीय विवरण की बात करें, चाहे लेखांकन के किसी भी हिस्से की बात करें, हम लोग बनाते ही क्यों है, क्या उद्देश्य होता है, लाभ हानि की गणना करने के लिए, संपत्ति और दायित्वों का निर्धारण करने के लिए, वित्तीय स्थिति ज्ञात करने के लिए, यही सारे के सारी बातें आपको यहाँ पर बार बार मिलता रहेगा। तो यहाँ पर दो उद्देश्य में क्या बताया, पहला विश्वसनीय वित्तीय सूचनाएं प्रदान करना। पहला इसलिए बनाया जाता है ताकि जो विश्वसनीय वित्तीय सूचनाएं हमें मिल जाए, ताकि हम अपने व्यापार को अच्छे तरीके से चला पाए, प्लान कर पाए उसके लिए। और दूसरा क्या होता है, व्यापार की आय का अनुमान लगाना। दूसरा हम लोग इसलिए ज्ञात करते हैं ताकि हमारा व्यापार जो है किस प्रकार से आय कमा रहा है, कितना लाभ कमा रहा है, उसके बारे में हमें वित्तीय विवरण के जरिए पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अनुपात विश्लेषण के 4 उद्देश्य बताइए। अनुपात विश्लेषण क्या है, अनुपात विश्लेषण आपका लेखांकन करने के बाद जो वित्तीय विवरण बन जाते हैं, उस वित्तीय विवरण के विश्लेषण करने की तकनीक है। बहुत से तकनीक है, बहुत से टूल्स है, उसमें से एक तकनीक अनुपात विश्लेषण भी है। अब उसके अपने उद्देश्य बताना है, वो क्या होता है। तो उसके उद्देश्य की अगर हम लोग बात करें अनुपात विश्लेषण की, तो पहला वित्तीय विवरणों की मदों की तुलना करके अनुपात विश्लेषण करना उद्देश्य है। पहला ये क्या है कि जो भी उसमें आंकड़े हैं, जो भी उसमें जो वित्तीय विवरण के जो भी मद हैं, उनके बीच में आपस में तुलना करना, इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा क्या, प्रवृत्तियों के विश्लेषण से अनुपात विश्लेषण किया जाता है। दूसरा अनुपात विश्लेषण इसलिए किया जाता है ताकि कंपनी की प्रवृत्तियों का ज्ञात हो। ठीक है, इसमें सेंटेंस थोड़ा सा विचित्र टाइप का, आपको समझना इस तरह से है कि पहला क्या है, मदों के बीच में तुलना करने के लिए। दूसरा क्या है, ट्रेंड पता करने के लिए, प्रवृत्ति पता करने के लिए। ठीक है, ये हमारा व्यापार जो है वो अच्छा बढ़ते हुए ट्रेंड पे है या घटते हुए ट्रेंड पे है, उसको पता करने के लिए। तीसरा क्या है, सर्वप्रथम विकल्प चयन करने के लिए उद्देश्य से जो है विश्लेषण किया जाता है। तीसरा हमारा इसलिए भी अनुपात विश्लेषण किया जाता है ताकि हम सर्वोत्तम विकल्प चयन कर पाए। एक चीज को करने में बहुत से ऑप्शन होते हैं ना, विश्लेषण करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें सबसे बेस्ट क्या है, किस तरह से हम अपने व्यापार को लेकर के चलें, आगे हम लोग क्या क्या प्रक्रिया अपनाएं। किसी भी कार्य को करने के कई विकल्प होते हैं, आगे कौन सा विकल्प हम अपनाएं उसके लिए भी हम लोग अपने व्यापार को समझे रहेंगे, विश्लेषित किए तभी ना, इसलिए भी किया जाता है। और फिर हमारा क्या, विभिन्न व्यवसायों की तुलना के लिए अनुपात विश्लेषण किया जाता है। और साथ ही साथ अनुपात विश्लेषण इसलिए भी किया जाता है ताकि विभिन्न व्यवसाय जो है उनका आपस में तुलना करके बेस्ट हम लोग अपना व्यापार के लिए रिजल्ट निकाल पाए। नेक्स्ट हमारा बात क्या है, संचालन संबंधी रोकड़ प्रवाह क्रियाओं के 4 उदाहरण बताइए। संचालन संबंधी, अभी वित्तीय संबंधी था, अब संचालन संबंधी हो गया। अब संचालन संबंधी रोकड़ प्रवाह की क्रियाएं क्या है। ठीक है, तो संचालन का मतलब होता है जो सामान्य कार्य है व्यापार के। ठीक है, सामान्य कार्य जो भी व्यापार के हैं, वही सारे के सारे कार्य से संबंधित जो भी हमारी क्रियाएं होती है वो सब संचालन संबंधी है। जैसे माल खरीदना, माल बेचना, वेतन देना, ठीक है, इस प्रकार से मजदूरी का भुगतान करना, जितने भी इस प्रकार के वो सब इसी से संबंधित है। अब इसमें कई उदाहरण हो सकते हैं, आप जितना मन उतना ले सकते हैं। यहाँ भी देखिए 4 में अंतर्वाह बहिर्वाह करके दे दिया है। ठीक है, परिचालन क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो किसी उपक्रम की आगम उत्पन्न करने वाली मुख्य क्रिया होती है। ठीक है, जो सामान्य क्रिया हम लोग करते हैं। परिचालन क्रियाओं के उदाहरण यहाँ पे दिया रोकड़ प्रवाह के, जिसमें 2 अंतर्वाह का दिया और 2 बहिर्वाह का दिया। अंतर्वाह का क्या दिया, माल के विक्रय तथा सेवाओं से प्रदान करने वाली रोकड़ प्राप्तियां, बेचेंगे या सेवा बेचेंगे उससे जो मिल रहा है। ठीक है, दूसरा क्या, अधिकार शुल्क, फीस, कमीशन अथवा अन्य आयगत प्राप्तियां। बाकी हमारा क्या है, हम लोग और भी अलग तरीके से पैसा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कमीशन से प्राप्त कर सकते हैं, अधिकार शुल्क से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, रेंट से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे करके बहुत सी चीजें हैं। तो ये बात हो गया। फिर बहिर्वाह में बोला कि माल और सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं को रोकड़ भुगतान, यानी हमने क्रय किया, क्रय करके हम जो भुगतान कर रहे हैं उसके वजह से। ठीक है, क्रय का भुगतान। और उसके बाद क्या, कर्मचारियों को या उनकी ओर से रोकड़ का भुगतान, कर्मचारियों को जो हम भुगतान कर रहे हैं तो वो। ठीक है, ये सारे के सारे बहिर्वाह हो गए। चलो भाई, नेक्स्ट बात, चुकता पूंजी क्या होता है। पूंजी के अपने अंश पूंजी के कई प्रकार हैं। आप हमारा जब क्वेश्चन देखेंगे इंपॉर्टेंट वाला, तो उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं। ये आप देखेंगे तो आपको खुद हैरान हो जाएंगे, अरे हाँ यार, ये सारे के सारे क्वेश्चन मिल रहा है ना बात। तो वहां पर आप देखेंगे चुकता पूंजी क्या है। चुकता पूंजी हमारे जो है अंश पूंजी के प्रकार है, जिसमें अधिकृत पूंजी होता है, निर्गमित पूंजी होता है, इस प्रकार के सारी पूंजी होता है, उसमें से चुकता पूंजी होता है। चुकता पूंजी का मतलब होता है पेड अप कैपिटल, यानी अंशधारियों द्वारा, जब अंशधारियों द्वारा जो पूंजी चुकाया गया, मतलब कंपनी अपने अंशधारियों से अपने अंशों की मांग करती है, अंशों की याचनाओं की मांग। अंशों के पैसे एक बार में नहीं मांगा जाता, बल्कि किस्तों में मांगा जाता है। जैसे आवंटन हुआ, प्रथम याचना हुआ, द्वितीय याचना हुआ, अंतिम याचना हुआ, तो मांग किया जाता है। तो जब कंपनी अपना पूंजी की मांग करता है और उसी पूंजी की मांग में से जो अंशधारी उसका जितना चुका दिए रहते हैं, जितना पेड कर देते हैं, वही पैसा हमारा पेड अप कैपिटल यानी चुकता पूंजी कहलाता है। अब इसी चीज को यहां पे कैसे लिखा गया, याचित पूंजी का वह भाग। याचित पूंजी कौन सा पूंजी है, याचित पूंजी यानी वही मांगी गई पूंजी जो कंपनी मांग करता है। ठीक है, याचित पूंजी को हम लोग क्या कहते हैं, मांगी गई पूंजी कहते हैं। याचित पूंजी को हम लोग क्या कहते हैं, मांगी गई पूंजी कहते हैं। बात समझे, कॉल्ड अप कैपिटल, इसीलिए हम हिंदी नहीं लिखते हैं। ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल, बात क्लियर है। तो ये हो गया।
मांगी गई पूंजी। मेरा राइटिंग यार पता नहीं क्यों इतना खराब है, क्योंकि हमको बहुत तेज लिखने का आदत है, धीरे नहीं हो पाता, तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं, है ना बात। तो यहां पर ये बात हो गया कि याचित पूंजी क्या है। याचित पूंजी का वह भाग जो कंपनी को वास्तव में, ठीक है, कंपनी वास्तव में अपने अंशधारियों से नगद प्राप्त करती है, चुकता पूंजी कहलाती है। याचित पूंजी का वह भाग जो कंपनी वास्तव में अपने अंशधारियों से प्राप्त कर रहा है, जो उसे मिल जा रहा है, वही पूंजी चुकता पूंजी है। चुकता पूंजी याचित पूंजी के बराबर या कम हो सकती है, पर किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं हो सकते। कंपनी जितना मांगेगा उतना ही ना दिया जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं दिया जाएगा। तो इतना ही चुकता पूंजी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। मांगा गया है जितना उतना ही, कॉल्ड अप कैपिटल के बराबर। हालांकि एक परिस्थिति में ज्यादा भी हो सकता है, जब कॉल्स इन एडवांस हो जाता है, वो आप जब शेयर चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहां पर यह बात बोलना चाहिए ना कि चुकता पूंजी याचित पूंजी के बराबर नहीं, आपका जो निर्गमित पूंजी है उसके बराबर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि निर्गमित पूंजी का ही पैसा मांगा जाता है धीरे 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 धीरे। या निर्गमित पूंजी छोड़िए, आवेदित पूंजी बोलिए, अप्लाइड कैपिटल, क्योंकि जितना अप्लाइड होता है यार, आप अप्लाइड भी नहीं बोलिए, अलॉटेड बोलिए, क्योंकि जितना अलॉटेड होता है उसी से पैसा मांगा जाता है ना। तो अलॉटेड कैपिटल के बराबर यानी आवंटित पूंजी के बराबर जो है इसका हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसे बोलना है, ठीक बात। तो यहाँ पे ये सेंटेंस भी वैसे गलत नहीं बोला जाएगा, कुछ हद तक ये सही है, लेकिन 100% नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, समता अंश क्या है। अब देखिए समता अंश का सिंपल सा डेफिनेशन दिया रहता है कंपनी अधिनियम के अंदर। समता अंश वो अंश है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, ये दिया रहता है। लेकिन इस आंसर से कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं समझ में आता है, कोई भी संतुष्टि नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछेगा कि आप कौन हो, तो आप बोलेंगे कि हम वो है जो ये नहीं है। इससे आपके बारे में कैसे पता चलेगा, इससे आपके बारे में नहीं पता चलेगा। आप बोलेंगे कि ये जो नहीं है वही हम हैं, तो ये क्या नहीं है ये पता होगा तब ना आपके बारे में जान पाएगा कोई। तो इसी तरह अगर ये बोला जाए कि समता वंश है जो पूर्वाधिकार अंश नहीं है, तो पूर्वाधिकार अंश क्या है ये जानना पड़ेगा। तो इस वजह से पूर्वाधिकार अंश में दो पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं, तो यानी समता अंश को वो दोनों पूर्वाधिकार नहीं प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आपको समता अंश का डेफिनेशन समझना है। तो क्या लिखा है देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अंशों द्वारा सीमित किसी कंपनी की दशा में समता अंश पूंजी वह है जो पूर्वाधिकार अंश पूंजी नहीं है। तो यही बात आ गया ना, इससे तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसलिए समता अंश पर क्या होगा, आगे बातें बताया कि समता अंश पर लाभांश कंपनी के विभाजन योग्य लाभ में से पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश बांटने के बाद मिलता है। क्यों? क्योंकि पूर्वाधिकार अंश के पास ये प्रावधान है, ये उसके पास पहला अधिकार है कि उसे लाभ सबसे पहले मिलेगा, समता अंश से पहले मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, और यदि इस बंटवारे के बाद लाभांश नहीं बचता है तो इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ठीक है, बात हो गया। इनके लाभांश की दर संचालकों द्वारा निर्धारित की जाती है, इनका जो लाभांश की दर है तो संचालक ही निर्धारित करते हैं, ठीक है। और समता अंशधारी कंपनी के प्रबंध में सक्रिय भाग लेते हैं। अब समता अंश के बारे में और बताया गया, समता अंश क्या होते हैं, ऐसे अंशधारी होते हैं वो कंपनी के संचालन में सक्रिय भाग लेते हैं, यानी कंपनी के वास्तव में मालिक है। पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी नहीं है, समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी है, पूर्वाधिकार अंशधारी नहीं है, ठीक है। फिर बोलता है कि मताधिकार के द्वारा संचालन मंडल को चुनते हैं। भाई तो जो स्वामी होगा वही ना संचालक मंडल को चुनेगा, तो इन्हीं की वोटिंग राइट होती है, यही जो इस चीज को चुनते हैं। और वार्षिक सामान्य सभा के द्वारा कंपनी पर नियंत्रण रखते हैं। वस्तुतः समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और यहां पर बात रह गया है, यहां पर एक बात यह रह गया है कि आपको ये तो बताना है कि लाभांश जो है इन्हें पूर्वाधिकार अंश के बाद मिलता है। दूसरी बात आपको ये जोड़ना है, पूर्वाधिकार अंश को दूसरा पूर्वाधिकार क्या प्राप्त होता है। दूसरी बात ये जोड़ना है कि इनको कंपनी के समापन पर जब पूंजी की वापसी भी होती है तो पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी वापस करने के बाद शेष पूंजी जो बचता है उससे इनकी पूंजी की वापसी होती है, ठीक है। तो समता अंशधारी को ये दोनों पूर्वाधिकार नहीं प्राप्त होता है। बाकी सारी बातें ठीक है, आप अगर इतना भी लिखते हैं तो आपका नंबर पूरा मिलेगा, लेकिन एक पॉइंट इसमें छूटा है, हम उसको भी आपको बता दिए हैं, आप इसको भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट हमारा अंश एवं ऋणपत्र में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर प्रकार के टाइप के क्वेश्चन के लिए 2 नंबर में आता है, 6 नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है, मतलब वेरी शॉर्ट में आता है, शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में आता है, ठीक है। हर तरह के क्वेश्चन के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये अंतर यहाँ पे ढेर सारे हमने यहाँ पे दिया है, हम तो आपको बस 3 समझा देंगे, ठीक है, हम आपको बस 3 समझा देंगे, आप देख लीजिए। पहला क्या है, ऋणपत्र तथा अंशों में अंतर की बात किया जाए तो पहला बात हो गया अंतर का आधार, ठीक है। अंतर का आधार क्या है, पूंजी की प्रकृति, ये ऋणपत्र है, ये अंश है, तो भाई किसकी पूंजी क्या होगा, यानी किसका पैसा किस रूप में होगा। तो यहां पर अगर बोला जाए तो ऋणपत्र की पूंजी जो है कंपनी द्वारा उधार ली गई पूंजी है, यानी एक तरह से ऋणपत्र की पूंजी क्या है, ऋण है, उधार ली गई पूंजी। और अंश कंपनी की स्वामित्व पूंजी है, यानी ये क्या है, ये समता है। स्वामित्व किसको कहते हैं, समता को, ये समता है, ठीक। अगली बात है कि धारक की स्थिति, ये क्या होता है, ये कंपनी के लेनदार होते हैं, क्योंकि इन्हें पैसा लेना है। आप किसी को लोन देंगे तो आप उसके लेनदार होंगे, तो ऋणपत्रधारी क्या होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं, क्योंकि वो लोन दिए हुए हैं।
लेकिन यहां पर क्या है, ये कंपनी का जो है ना उसका प्रतिफल उसका लाभांश होता है। यहां पर इसका मतलब समझना है, यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे गड़बड़ा दिया है। यहां पर आप बोलेंगे कि ये क्या होता है, कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, इस तरह से आप जोड़िएगा। यहां पर क्या जोड़ना होगा कि कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, वास्तविक स्वामी, ठीक है। धारक की स्थिति बोला है ना, तो यहाँ पे लिखना है कि धारक कौन होगा, अंशधारी जो होता है वास्तविक स्वामी होता है, ये लाइन आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्या बोलता है, प्रतिफल। अब प्रतिफल देखिए, ऋण पत्र का प्रतिफल उसका ब्याज होता है, ठीक है। और यहां पर देखिए अंश का प्रतिफल उसका लाभांश होता है, तो ये देखिए ये यहां जा रहा है, ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। फिर प्रतिफल का भुगतान की बात किया जाए तो बोला कि ऋण पत्र पर ब्याज का निर्धारित शर्तों के अनुसार ब्याज दिया जाता है, इसका लाभ से संबंध नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें बोला है अंश पर लाभांश कंपनी के लाभ होने की स्थिति में दिया जाता है, और ये एक्स्ट्रा पॉइंट है तो इसको काट दीजिए, ठीक है। तो ये बात हो गया, समझ में आ गया। थोड़ा सा ये ऊपर नीचे टाइपिंग हो गया हमको लग रहा है आगे भी कुछ अंतर थे तो उसका हिस्सा यहाँ पर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जान लिया ये अंतर भी, ठीक है, ऋण पत्र और अंशों में अंतर भी, ठीक बात क्लियर है। चले तो बस यहां तक हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना, अब इसके बाद हम लोग को 2021 के अगले पेपर पे चलना है, अगले साल के। यहां तक हमारा 2020 का होता है समाप्त, और ऐसे ही करते करते हम लोग पूरा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं 2021 पर। तो अब हम लोग बात करते हैं 2021 की, कि 2021 के कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे 2-2 नंबर में। और जैसा कि हमने बोला था कि न्यूमेरिकल्स वाले हिस्सों को हम हटाते चल रहे हैं, ऐसी भी थ्योरी जिनका संबंध न्यूमेरिकल से है उन क्वेश्चंस को हमने हटाया हुआ है। तो ऐसे करते हुए पहले वाले पेपर में आपको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मिले, उसी से मिलता जुलता जो क्वेश्चन रहेगा उसको भी हटाते चले हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे हम लोग आने वाले अगले वाले साल में पढ़ेंगे वैसे वैसे हमारे क्वेश्चन की संख्या कम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसकी बात करें। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात से आपका क्या है, बताइए। लाभ प्राप्ति अनुपात कि जब भी साझेदारी संलेख में परिवर्तन होता है, जब भी साझेदार का फर्म का पुनर्गठन होता है, तो अनुपात जब बदलते हैं और उस अनुपात के बदलने की वजह से जिस भी साझेदार का भविष्य में लाभ ज्यादा हो जाता है और उसका लाभ पहले के मुकाबले जितना ज्यादा हो जाता है, उसी के अनुपात को हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। यानी जब भी साझेदारी संलेख में परिवर्तन होता है, साझेदारों का अनुपात बदलता है, तो जिन भी साझेदारों के लाभ के हिस्से भविष्य में बढ़ जाते हैं तो उनके बढ़े हुए हिस्से के अनुपात को हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्या थ्योरी मिल रहा है देखिए, बोला कि लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है, तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से को जिस अनुपात में से साझेदार प्राप्त करते हैं, ठीक है, करते हैं, उसे ही लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं। अब यहां पर अवकाश ग्रहण करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया, क्योंकि जनरली लाभ प्राप्ति अनुपात अवकाश ग्रहण और मृत्यु के टाइम में होता है। कोई साझेदार छोड़ के जाता है, उसके लाभ का हिस्सा इसको मिल जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्म में कोई आया गया नहीं, बल्कि पहले से ही जो साझेदार थे वही अपना अनुपात बदल लिए, वहां भी लाभ प्राप्ति अनुपात होता है। तो कुल मिलाकर यही होता है कि भविष्य में आपका लाभ का हिस्सा जिस अनुपात में बढ़ जाता है उसी अनुपात को हम लोग लाभ प्राप्ति अनुपात कहते हैं, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या बोलता है कि शेष साझेदारों के नए लाभ हानि अनुपात में से पुराने लाभ हानि अनुपात को घटाने पर बचा हुआ शेष अनुपात ही क्या कहलाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। और उस हिसाब से यहाँ पे फॉर्मूला बना, क्या फॉर्मूला बना है कि गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बना हुआ है। तो यही देखिए, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ठीक है। तो ये हमारा लाभ प्राप्ति अनुपात हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में कोई 2 अंतर बताइए, कोई भी 2 अंतर। चलो भाई देख लेते फटाफट 2 अंतर। तो पहला तो इसका अंतर अर्थ हो गया, दूसरा अंतर इसकी गणना हो गया। तो गणना में सूत्र देख लीजिए, त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है, पुराना माइनस नया, ठीक है। और लाभ प्राप्ति का सूत्र क्या होता है, नया माइनस पुराना, ठीक है। और अर्थ में क्या है कि पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में अपने लाभ के हिस्से का परित्याग करते हैं, और परित्याग का यह अनुपात ही त्याग अनुपात कहलाता है। तो जनरली त्याग अनुपात प्रवेश के टाइम होता है, जब कोई साझेदार आता है तो उसे भविष्य में हिस्सा देना पड़ेगा ना, उसको हिस्सा देने के लिए बाकी लोगों को अपना हिस्सा छोड़ना पड़ेगा ना। तो जिस हिस्से में वो अपने अनुपात को त्याग करते हैं, छोड़ते हैं, उसी अनुपात को त्याग अनुपात कहते हैं, ठीक है। और यहाँ लाभ प्राप्ति अनुपात अवकाश ग्रहण के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेगा, जैसा भी अपने फॉर्मूला जो परिभाषा समझा कि किसी साझेदार का अवकाश ग्रहण करने पर या मृत्यु की स्थिति में शेष बचे हुए साझेदार के लाभ के हिस्से में वृद्धि होती है, और लाभ के हिस्से की वृद्धि का ही अनुपात क्या कहलाता है, लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। तो मुख्य हिसाब से लाभ प्राप्ति अनुपात लाभ के हिस्से की वृद्धि का अनुपात है, और त्याग अनुपात लाभ के हिस्से की कमी का अनुपात है। बात क्लियर हो गया। तो ये हमारा इन दोनों के बीच में अंतर हो गया। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं, अब देखिए और भी अंतर है, इस अंतर को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि 2 ही अंतर बोला था तो हम क्या केवल यहाँ पे अंतर डाल दिए हैं, आपकी किताब में भी ज्यादा अंतर होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन ABC जो है इस अनुपात में अपना जो है लाभ बांटते हैं, और B अवकाश ग्रहण करता है और उसका हिस्सा A और C जो है 5:3 के अनुपात में ग्रहण करते हैं। नया अनुपात गणना कीजिए। अब यहाँ पे नया अनुपात निकालना है, तो चलो इसको भी हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। हालांकि हमने बोला था कि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आपको कम ही कराएंगे, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे दे दिया तो हम आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। पहले तो हमारा ओल्ड रेशियो देखिए कितना दिया,
ABC का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर 1/2, 1/3 और 1/6। तो क्योंकि इसके तीनों के नीचे हर जो है, नीचे का हिस्सा जो हर है वो अलग अलग है, इसीलिए इससे पहले एक सिंपल अनुपात में बदलने के लिए हम लोग को सबको बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, 2 3 6 का। तो 2 3 6 का एलसीएम 6 हो गया। 2 के टेबल में 6 3 बार में जाता है, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 हो गया। फिर 3 के टेबल में 6 2 बार में जाता है, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो गया। फिर 6 के टेबल में 6 1 बार में जाता है, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो गया। यानी हमारा जो ओल्ड रेशियो है वो है 3:2:1। ये हमारा ओल्ड रेशियो है। ठीक है, ओल्ड रेशियो के बारे में पता चल गया। अब इसमें ग्रहण अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है, तो बोल रहा है बी अवकाश ग्रहण करता है। तो बी का हिस्सा कितना होगा, अगर बी अवकाश ग्रहण करेगा तो बी का जो हिस्सा है इसमें आपको कितना दिख रहा है, तो बी का हिस्सा आपको 2/6 दिख रहा है ना। बी का हिस्सा कितना दिख रहा है, 2/6। अब बोल रहा है कि बी अवकाश ग्रहण करता है और उसका हिस्सा ए और सी 5:3 में बांटते हैं। ये नया अनुपात नहीं है, बल्कि ये उसका हिस्सा ये लोग बांट रहे हैं। तो इस हिस्से को जो है ए और सी कैसे बांट रहे हैं, तो इस हिस्से में ए का हिस्सा जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2/6 का 5:3 में बांट रहे हैं, तो 5/8 ये ए का हिस्सा हो गया। और इसी हिस्से में सी का हिस्सा कितना हो गया, इसी हिस्से में सी का हिस्सा हो गया कितना, 2/6 का 3/8। ठीक है, यही बोला ना कि 2/6 यानी बी के हिस्से को उसके हिस्से को ए और सी इस अनुपात में बांटते हैं। तो कितना मिल रहा है, अगर हम बात करें ए को कितना मिल रहा है, 2 से इसको डायरेक्ट कट कर देते, 2 चौके 8, क्योंकि दोनों में सेम चीज से कट रहा है इसलिए काट दे रहे हैं। फिर 2 से इसको कट कर देते, तो फिर ये भी 2 चौके 8। तो हमारा कितना होगा, यहाँ ऊपर हो गया 5 और 6 चौके 24। ठीक है, फिर यहां भी देखेंगे तो ऊपर हो गया हमारा 3 और 6 चौके 24। यानी ए जो है उस हिस्से का 5/24 ले रहा है और सी जो है उस हिस्से का 3/24 ले रहा है। अब ये दोनों ले रहे हैं, तो अब ए और सी का नया हिस्सा कितना हो जाएगा, ए और सी का नया हिस्सा। ठीक है, ए और सी का हम लोग नया हिस्सा निकाल रहे हैं। तो भाई पहले के हिस्से में उनको कुछ एक्स्ट्रा भी मिल गया है ना बात, पहले उनका जो भी अनुपात था उसमें उन लोग को नया भी मिल गया। कैसे नया मिल गया, क्योंकि उन्हें इतना मिल गया, इसको ए को और इसको क्या बी से सी को इतना मिल गया, तो दोनों को मिल गया। तो ए का नया हिस्सा कितना हो गया, तो पहले उनका हिस्सा कितना था, तो पहले उसका ए का हिस्सा था 3/6 और उसे अब नया कितना मिल रहा है, उसे 5/24 और नया मिल जा रहा है। ठीक है, सी का पहले कितना था, सी का पहले था 1/6 और उसे नया कितना मिल गया, उसे नया 3/24 मिल गया। ठीक बात, जोड़ देंगे 6 और 24 का एलसीएम 24, 6 के टेबल में 24 4 बार में, 4 का 3 में गुणा करते हैं 4 3 12 प्लस यहाँ पर 5 यानी 17/24। ये हमारा ए का हो गया। इसको जोड़ा जाए तो यहाँ पर भी 24 हो गया, 6 के टेबल में 24 4 बार में, 4 यहाँ पर हो गया और यहाँ पर 3 यानी यहाँ पर 7/24। इस हिसाब से हमारा नया अनुपात कितना हो गया, तो हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर नया अनुपात हम लोग को पता चल गया। अब दोनों के नीचे 24 है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं 17:7। ये हमारा नया हिस्सा आ गया। ठीक, क्लियर बात। तो इस तरह से हमारा ये हो गया। नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंशों का पुनर्निर्गमन क्या है। अब देखिए ये सब क्वेश्चन ना मेन बात रटने वाला नहीं है, सब समझने वाला है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल से संबंधित है। अंशों का पुनर्निर्गमन, जब अंश हरण कर लिया जाता है तो अंश पूंजी में कमी हो जाती है, तो उसी अंश पूंजी की कमी को दूर करने के लिए कंपनी के संचालक मंडल हरण किए गए अंशों को जनता को दोबारा से खरीदने के लिए निर्गमित करती है। इसी को अंशों का पुनर्निर्गमन कहते हैं, है ना बात, यही होता है। अब इसमें क्या बोला गया, इसमें देखिए कंपनी अपने अंतर नियमों की व्यवस्था के अधीन हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन कर सकती है। यह पुनर्निर्गमन अंशों के सममूल्य पर, बट्टे पर या प्रीमियम पर किया जा सकता है। याद रखिएगा, अंशों का निर्गमन तो केवल 2 मूल्य पर होता है, सममूल्य और प्रीमियम पर, लेकिन पुनर्निर्गमन बट्टे पर भी हो सकता है। क्यों, इसलिए हो सकता है क्योंकि जब अंशों का हरण होता है ना, तो अंश का जो जब्ती रकम होता है, कुछ ना कुछ पैसा जब्त करके रखा जाता है। इसीलिए जब पुनर्निर्गमन होता है तो जितना पैसा जब्त किया गया उसी में से डिस्काउंट भी दिया जा सकता है, इसलिए तीनों मूल्य पे होता है। ठीक है, और डिस्काउंट का मैक्सिमम दर उतना ही होगा जितना आपने पैसा जब्त किया है उतना ही। ठीक है, तो हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर राशि प्रायः एक मुश्त ही प्राप्त की जाती है। जनरली इसमें जो भी अंश जब पुनर्निर्गमन किया जाता है तो 10 रुपए का 10 रुपए इकट्ठा लिया जाता है, यानी एक मुश्त, यानी पूर्णतः अंश ही होते हैं ज्यादातर टाइम। यदि पुनर्निर्गमन बट्टे पर किया जाता है तो यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी स्थिति में बट्टे की राशि अंश हरण खाते में अंतरित राशि की गई राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी जितना आपने अंश हरण खाता देख रहे हैं ना, जितना आपने पैसा जब्त किया है उतना ही पैसा आप डिस्काउंट दे सकते हैं, उससे ज्यादा आप किसी भी कीमत में नहीं दे सकते हैं, ये नियम है। ठीक है, तथा पुनर्निर्गमन पर दिए जाने वाले बट्टे की राशि अंश हरण खाता से ही दिया जाता है, इसलिए अंश हरण खाता यहाँ पर ऋणी होता है, यहाँ पर बता दिया है। तत्पश्चात अंश हरण खाते का शेष राशि जो है ना पूंजी संचय में हस्तांतरित कर दिया जाता है। यदि वर्ष के अंत में अंश हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन नहीं होता है तो अंश हरण खाते का शेष चिट्ठे के दायित्व पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। और कैसे दर्शाया जाता है,
शेयर कैपिटल में जोड़ करके दर्शाया जाता है। तो ये अंश जो है अंशों का निर्गमन हो गया, पुनर्निर्गमन। तो आप अंशों का पुनर्निर्गमन को हमने जो शुरुआत में बताया उस कहानी की तरह भी बता सकते हैं, बाकी ये सारे के सारे उसके अंदर के क्वेश्चन वाले पार्ट हैं, वो सारी बातें भी आप यहाँ पे डिस्कस करके बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, अंशों के प्रकार बताइए। इतनी बार आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा, याद ही हो गया होगा, है ना बात। अंशों के जो प्रकार होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित रूप से दो प्रकार के अंश निर्गमित करती है। पहला अंश है पूर्वाधिकार अंश और दूसरा अंश है समता अंश। ठीक है, ये दो हमारे प्रकार हैं। अब क्योंकि छोटा क्वेश्चन है, आपको मन करेगा तो इसका डेफिनेशन भी लिख दीजिए, पता ही होगा, है ना बात, तो वो भी आपका हो सकता है। फिर नेक्स्ट क्या होगा, साझेदारी की चार विशेषताएं बताइए। चार विशेषताएं आप लाइन बाय लाइन बताइए, उसको डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। पहला क्या हो गया, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। ठीक है, तो आप इसमें बता सकते हैं कम से कम दो, अधिकतम कितना, 50। अब यहाँ पे ये पुराने विधि से बताया गया, इसलिए आपको इसको रहने देना है। आपको अधिकतम कितना बताना है, अधिकतम 50 बताना है। दूसरा क्या हो गया, ठहराव या अनुबंध का होना, ये दो विशेषताएं। ठीक है, ठहराव या अनुबंध लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है। तीसरा क्या है, कारोबार का होना, और चौथा क्या है, कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना तथा उससे आपस में विभाजित करना। तो ये चार विशेषताएं आपको लाइन बाय लाइन बताना है। और अगर डिटेल भी करना है तो इतना लंबा लंबा डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है, 1.5 से 2 लाइन बस, क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो कम से कम डिटेल करना है। हमने यहाँ पे डिटेलिंग के साथ दे दिया है अच्छे तरीके से, आप जो है इसे अपने लैंग्वेज में 1 से 1.5 लाइन में ही डिटेल करेंगे। जैसे क्या है, दो या दो से अधिक होने का डिटेल कितना करना है, बताना है कि साझेदारों में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2, अधिकतम 50 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला अनुबंध का होना में क्या बोलाएंगे, बोलना है कि साझेदारी संबंध, साझेदारी व्यापार में, साझेदारी व्यवसाय में अनुबंध जो है लिखित और मौखिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, लिखित या मौखिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फिर कारोबार का होना में आपको ये बोलना है कि जब भी साझेदारी व्यापार करना है तो अनुबंध के साथ साथ एक कारोबार भी होना चाहिए, उस कारोबार का संचालन भी होते रहना चाहिए। फिर कारोबार का उद्देश्य आपस में, उद्देश्य लाभ कमाना, आपस में विभाजित करना, तो ये भी बोलना है कि जो कारोबार चलना चाहिए उसका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए और उसे सभी साझेदार आपस में अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांटते भी हैं। ऐसे करके आपको एक एक 1.5 लाइन में ही बताना है, पूरा लंबा चौड़ा कहानी नहीं बताना। ठीक है, फिर वित्तीय विवरण विश्लेषण से क्या समझते हैं। वित्तीय विवरण विश्लेषण, जब भी विश्लेषण होता है वो आंकड़ों का निष्कर्ष निकालना होता है। तो वित्तीय विवरण विश्लेषण, वित्तीय विवरण का निष्कर्ष निकालना होगा। तो वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आशय, तो देखिए वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से आशय ऐसी प्रक्रिया से जिससे व्यावसायिक संस्था की आर्थिक स्थिति, अर्जन क्षमता आदि का पता लगाया जा सके, ताकि उसके आधार पर उचित निष्कर्ष एवं निर्णय लिया जा सके। सीधी सी बात, आप जानिए विश्लेषण क्यों करते हैं। विश्लेषण का मतलब ही होता है हम लोग ये जानते हैं ताकि उसके हिसाब से भविष्य का आगे का स्टेप उठा सकते हैं। जैसे अगर हम भी जब क्वेश्चन लगाते हैं तो, या आप भी जब क्वेश्चन लगाते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, पढ़कर क्या सोचते हैं, पढ़ते हैं इसलिए क्या कि कहानी की तरह पढ़ ली बस हो गया काम, नहीं, पढ़ते पढ़ते हम लोग विश्लेषित करते रहते हैं। हाँ ये चीज है, इसको इस तरह से लिखना है, वो चीज है उसको इस तरह से लिखना है, हमारे दिमाग में वो सारी चीजें चलता रहता है। तो विश्लेषण का मतलब ये होता है कि आंकड़ों के जरिए निष्कर्षों तक जाना और उस निष्कर्षों तक जा करके भविष्य में क्या काम करना है, कौन सा स्टेप आगे लेना, उसको पता लगाना, यही होता है विश्लेषण। और वित्तीय विवरण का विश्लेषण में हम लोग वित्तीय विवरण के आंकड़े, जिसमें हम लोग को स्थिति विवरण पता चलता है, यानी वित्तीय स्थिति पता चलता है, लाभ अर्जन क्षमता पता चलता है, इन सब का पता करके भविष्य में हमें अपने व्यापार को कैसे चलाना है, कंपनी को कैसे चलाना है, इसके बारे में हम लोग उसमें निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। और जॉन एंड मायर ने भी यही बताया कि वित्तीय विवरण विश्लेषण व्यापक रूप से एक समूह द्वारा प्रकट किए गए विभिन्न वित्तीय कारकों मतलब वही आंकड़े, तथ्य, उनके मध्य जो है संबंध का अध्ययन करता है, और साथ ही साथ वित्तीय विवरणों की श्रृंखला इन कारकों की प्रवृत्ति का भी अध्ययन करता है। और साथ ही साथ अगर वित्तीय विवरण की कई ढेर सारी श्रृंखला है, उससे आप प्रवृत्ति का भी अध्ययन करेंगे कि हमारा व्यापार जो है कैसे चल रहा है, चीजें बढ़ रहा है कि चीजें घट रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, तुलनात्मक वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं। तो वित्तीय विवरण विश्लेषण के जब तकनीक की बात करेंगे, टूल्स की बात करेंगे, तो उसमें हमारा दो प्रकार का जो है टूल यूज होता है, एक तुलनात्मक और एक होता है सामान्य आकार। तो तुलनात्मक वाला क्या है उसके बारे में पूछा है। तो तुलनात्मक वाला देखिए क्या है, ऐसे विवरण जिसमें दो या दो से अधिक अवधियों की वित्तीय संबंध तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, उन्हें तुलनात्मक स्थिति विवरण या तुलनात्मक वित्तीय विवरण कहते हैं। ठीक है, और इसमें प्रतिशत वृद्धि या कमी को दिखाया जाता है। यह विवरण क्षैतिज विश्लेषण के आधार पर होता है। ये इसका परफेक्ट डेफिनेशन है, सब चीज इसमें दे दिया है, छोटा भी है और परफेक्ट है, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट है कि समान आकार के विवरण के दो उद्देश्य बताइए। हमने बोला ना कि दो प्रकार के विश्लेषण होते हैं, तुलनात्मक और समान आकार। तो देखिए एक का अर्थ पूछा, एक का उद्देश्य पूछ लिया। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, समान आकार वाला क्यों होता है। तो समान आकार के जो है, जिसको समान माप के भी कहते हैं, उस विवरण का जो है क्या उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखिए, पहला, समान आकार के विवरण तुलना के लिए एक समान आधार प्रस्तुत करता है। पहला उसका उद्देश्य है कि वो समान आधार प्रस्तुत करता है कि कुल लायबिलिटी से प्रत्येक लायबिलिटीज का एक एक चीजों को हम लोग को देखा जाता है इस तरह से। फिर उसके बाद क्या होता है कि आय विवरण की विभिन्न मदों का बिक्री से स्थिति विवरण की विभिन्न मदों का कुल संपत्तियों या कुल दायित्वों से कुछ वर्षों के बाद एक संबंध स्थापित हो जाता है। तो यही बात है, दूसरे वाले में भी यही पॉइंट बोला है, तो ये उसके उपयोगिता या उद्देश्य बोल देते हैं। एक में हम लोग को क्या होता है,
कि एक समान आधार प्रस्तुत कर देता है, सब उसके हिसाब से तुलना हो जाता है। दूसरे में बोल रहा है कि अगर हम लोग लाभार्जन वाला की बात करें, यानी हम लोग लाभ हानि विवरण की बात करें, तो उसमें कुल बिक्री से सबका संबंध बताता है। और अगर हम लोग बैलेंस शीट की बात करें तो कुल दायित्व से प्रत्येक दायित्व का और कुल संपत्ति से प्रत्येक संपत्ति का बताता है। तो इस प्रकार से समान आकार वाले विवरण हमारे चलते हैं, यही उसका उद्देश्य है, यही पता लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऋण पत्र की कोई दो विशेषता बताए। ऋण पत्र क्या होता है आप लोग को पता ही होगा। विशेषताएं देख लीजिए। विशेषताएं में ऋण पत्र की पहली बात की क्या होता है कि ये ऋण लेने की लिखित स्वीकृति होती है। आखिर में ऋण पत्र होता क्या है, कंपनी आपसे ऋण लिया है, इसका वो प्रमाण पत्र है। कंपनी लिखित स्वीकृति देता है कि हाँ हम आपके इतने कर्जदार हैं, तो पहला ये विशेषता है। और दूसरा क्या है कि ऋण पत्र कंपनी के सार मुद्रा अंकित होते हैं। ऋण पत्र पर कंपनी के सार मुद्रा यानी अंकित उसका मुहर होता है, वही प्रमाणित करता है कि हाँ वो ऋण पत्र कंपनी के द्वारा निर्गमित है। ऐसे कोई भी चीजें कहीं से भी निकल जाएगा तो आप थोड़ी ना बनेंगे कि वो चीज है। जैसे अभी टाइम टेबल आप लोग का आ गया, ठीक है, लेकिन टाइम टेबल आने से पहले क्या होता है ना, कई फर्जी टाइम टेबल भी आते हैं सोशल मीडिया पे, है ना बात। आप अगर वेबसाइट वगैरह चेक करेंगे, गूगल चेक करेंगे, तो उसमें भी कई फर्जी टाइम टेबल भी आते हैं। अब जो फर्जी टाइम टेबल आते हैं उस पर कोई सरकारी जो है मुहर वगैरह अंकित नहीं होता है, वो साफ साफ समझ आता है। लेकिन जो ओरिजिनल टाइम टेबल आते हैं वो सरकार की तरफ से अधिकृत होता है, उस पर सरकारी मुहर भी होता है, साथ ही साथ सरकार के जो है अधिकृत लोग हैं उनका सिग्नेचर भी होता है। उसी तरह ऋण पत्र पे भी क्या होता है, कंपनी का मुहर होता है, जिसके थ्रू पता चलता है कि हाँ ये कंपनी के द्वारा निर्मित है। कोई भी पत्र ऋण पत्र नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, सोध्य ऋण पत्र किसे कहते हैं। सोध्य यानी जिसका भुगतान हो, तो जिस भी ऋण पत्र का कंपनी जीवन काल में अपना भुगतान कर देते वही सोध्य ऋण पत्र है ना बात। इसके बारे में क्या बताया गया, यही लिखा होगा। सोध्य ऋण पत्र ऐसे ऋण पत्र जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात कर दिया जाता है, सोध्य ऋण पत्र कहलाती है। शोधन के समय एवं विधि का उल्लेख निर्गमन की शर्तों के अंतर्गत कर दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, देखिए कंपनी जब बंद होगा तो सब चीज का भुगतान तो होना ही होना है, लेकिन जितनी चीजें शोध्य होती हैं जैसे शोध्य ऋण पत्र, उनका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में एक निश्चित अवधि में ही कर देता है। उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद कैसे होना है, वो ऋण पत्र के निर्गमन के टाइम में लिखा रहता है, तो उसी समय उसका भुगतान होता है। ऐसे ही ऋण पत्र को शोध्य ऋण पत्र कहते हैं। यहां तक कि पूर्वाधिकार अंश में भी एक अंश होता है, पूर्वाधिकार अंश का एक प्रकार होता है शोध्य पूर्वाधिकार अंश। वो भी क्या होता है, ऐसे अंशों में अंश क्या होता है, अंश से कंपनी को पूंजी मिलती है, तो पूंजी की वापसी तो कंपनी के समापन पे ही की जाती है, लेकिन शोध्य पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश होते हैं जिसका कंपनी अपने जीवन काल में भुगतान करता है। उसी प्रकार का ये भी ऋण पत्र भी है। ठीक है, नेक्स्ट बात हमारा क्या है, पूर्वाधिकार अंश क्या है, इसके दो प्रकार बताइए। चलो भाई नाम लेते ही आ गया, पूर्वाधिकार अंश उसके प्रकार। अब पूर्वाधिकार अंश क्या है आप लोग को पता ही होगा। देखिए इसमें क्या बोला कि पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, तो पूर्वाधिकार अंश वे अंश होते हैं जिन्हें समता अंशों की अपेक्षा 2 प्राथमिकताएं प्राप्त होती है, और नाम ही इसका इसीलिए पूर्वाधिकार है। पूर्व या और अधिकार यानी पहले अधिकार, किससे पहले, अंश 2 ही प्रकार के होते हैं, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश। तो समता अंश से पहले इनको कुछ अधिकार प्राप्त, क्या अधिकार प्राप्त है, 2 अधिकार। पहला क्या अधिकार है कि इन्हें समता अंशों पर लाभांश देने के पूर्व ही लाभांश प्राप्त करने की प्राथमिकताएं मिलती है। समता अंश को लाभ देने से पहले इनको लाभ मिलेगा, ठीक है, पहला पूर्वाधिकार। और दूसरा क्या है कि कंपनी के समापन की अवस्था में समता अंशधारियों के पूर्व ही पूंजी की वापसी इन्हें होती है। यानी जब कंपनी समाप्त भी होगा तो कब, जब पूंजी की वापसी की बात होगी तो सबसे पहले इनकी पूंजी वापस किया जाएगा, फिर जाके समता अंश को। तो 2 पूर्वाधिकार है, लाभ में भी पहले, पूंजी की वापसी में भी पहले। ठीक है, यही होता है पूर्वाधिकार। अब इनके 2 प्रकार, वैसे कई प्रकार हैं, तो उसमें से हमारा एक पहला संचयी पूर्वाधिकार अंश। ये क्या होता है, तो कभी कभी कंपनी अपर्याप्त लाभ होने के कारण पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश नहीं दे पाती है। जाहिर सी बात है, कभी कंपनी के पास मान लीजिए लाभ नहीं हो रहा है, अपर्याप्त लाभ है, तो कंपनी उसका लाभांश नहीं दे पाएगा। तो संचयी पूर्वाधिकार अंश वाले क्या होता है कि उस लाभ को संचय कर लेते हैं, जितना उनको प्रतिशत के दर से जो लाभ मिला था वो संचय हो गया, और अगली बार जब कंपनी अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेगा तो पिछले बार का लाभ और इस बार का लाभ दोनों जोड़ करके इकट्ठा प्राप्त करेगा। इसी को कहते हैं संचयी पूर्वाधिकार अंश, अपने लाभ को जो संचित करता है। और असंचयी पूर्वाधिकार अंश दूसरा होता है, तो जिसकी बात, जिसमें ये अधिकार नहीं है, यानी इसमें क्या होगा कि जिस कंपनी को जब जितना लाभ होगा तो उसी हिसाब से उसको लाभ दिया जाएगा, कोई भी लाभ संचय नहीं होगा। ठीक है, अगर कंपनी को लाभ नहीं होता है तो इसका वो लाभ संचय नहीं कि अगली बार दोनों जोड़ के मिलेगा, नहीं, अगली बार जितना मिलना उतना ही मिलेगा, इस बार जितना मिलना उतना ही मिलेगा, कोई भी संचय वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो वो हमारा असंचयी पूर्वाधिकार अंश हो गया। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें साझेदार के अवकाश ग्रहण से क्या है, साझेदार फर्म को हमेशा के लिए फर्म को छोड़ के चला जाता है किसी भी रीजन से, तो वही अवकाश ग्रहण। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया, सामान्य शब्दों में आसानी शब्द से बता दिया कि साझेदारी फर्म से अलग होना, साझेदार का अवकाश ग्रहण करना अथवा निवृत्त होना कहलाता है। वही तो बोला हमने, सिंपल सी बात है, कोई भी साझेदार अपने फर्म को छोड़ करके चला जाता है किसी भी रीजन से हमेशा के लिए, तो वही फर्म का अवकाश, साझेदार का अवकाश ग्रहण कहलाता है। और इस प्रकार के साझेदार को निवृत्त साझेदार कहते हैं, और इस प्रक्रिया को साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए कंपनी की 4 विशेषताएं बताइए। कंपनी की 4 विशेषताएं में हमारा क्या क्या है,
केवल नाम बता देना है यहाँ पे, छोटा क्वेश्चन है इसलिए। तो पहला क्या है, विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। दूसरा क्या है, पृथक वैधानिक अस्तित्व है। बाकी डिटेल भी दिया है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट शाश्वत उत्तराधिकार कंपनी का होता है। और चौथा क्या है, सीमित दायित्व होता है कंपनी का। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी कंपनी की 4 विशेषताएं होगी। नेक्स्ट हमारा बात किया जाए तो निर्गमित पूंजी का क्या आशय है। निर्गमित पूंजी क्या होता है, देखिए तो कंपनी की पूंजी कई प्रकार की होता है। एक अधिकृत होता है, फिर निर्गमित होता है, फिर अनिर्गमित होता है, फिर प्रार्थित होता है, फिर अप्रार्थित होता है, फिर उसके बाद जो है वो होता है आवंटित होता है, फिर जो है आवंटित होता है, फिर उसके बाद जो है याचित होता है, अयाचित होता है, फिर मिला मतलब मांगी गई पूंजी होता है, मतलब याचित मतलब मांगी गई होता है, मतलब फिर उसके बाद होता है प्राप्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल, दत्त पूंजी जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद होता है अगला अदत्त कैपिटल यानी कॉल्स इन एरियर। फिर उसके बाद जो है आपका ऐसा करके मतलब ढेर सारे पूंजी के प्रकार है ना बात। तो इसी में से एक होता है हमारा निर्गमित पूंजी। वो होता है क्या, तो निर्गमित पूंजी हमारा अधिकृत पूंजी का भाग है। निर्गमित पूंजी क्या है, हमारा अधिकृत पूंजी का भाग है। कंपनी जिस पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है उसको हम लोग अधिकृत पूंजी कहते हैं, उसी पूंजी का ये भाग है निर्गमित पूंजी। तो अपने अधिकृत पूंजी में से जितना भाग कंपनी जनता को खरीदने के लिए निर्गमित करता है उसी पूंजी को हम लोग निर्गमित पूंजी कहते हैं। कैसे बोला है, देखिए अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता द्वारा क्रय किए जाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यानी कंपनी जो है जितना निर्गमित करता है जनता के लिए वही हमारा क्या होता है, निर्गमित पूंजी होता है। कंपनी की निर्मित पूंजी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी की अधिकृत पूंजी जो है ना 10 लाख रुपए, जो 100 रुपए के 10,000 अंशों में विभक्त है। तो कंपनी अपने 5,000 अंश, ठीक है 5,000 यहाँ पे रुपए नहीं होगा, 5,000 अंश जनता द्वारा खरीदे जाने के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे निर्गमित पूंजी क्या होगा, यहां पर निर्गमित पूंजी हो जाएगा 5 लाख। कैसे, 5,000 गुणे 100 के हिसाब से। ठीक है, ये 5 लाख हमारा निर्गमित पूंजी है। उदाहरण से भी समझा दिया है। नेक्स्ट हमारा क्या बात है, नेक्स्ट हम लोग आ गए 2022 के क्वेश्चंस पे। 2021 के क्वेश्चन कम खत्म हो गए और कम भी थे। इसी तरह जैसे जैसे आप देखेंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस कम होते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स भी हैं, तो बीच में जितने क्वेश्चन गायब हुए उनको भी आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन गायब हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख रहा है यानी पहला नहीं है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन को छोड़े हैं। तो आप उसके जरिए अपना बोर्ड का अगर सैंपल पेपर आपको है तो उससे आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर का पेपर है तो आप उससे मिला सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और उन क्वेश्चनों को आप जो है अपनी किताबों में ढूंढ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स वाले होंगे या फिर ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनका थ्योरी भी होंगे, तो ऐसे थ्योरी जिनका संबंध होगा न्यूमेरिकल से उन्हीं को हमने हटाया हुआ। अब बात करते हैं क्या अधिकृत अंश पूंजी क्या है। जैसे अभी निर्गमित पूंजी था ना, अब अधिकृत पूंजी का, तो जिस भी ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, निर्गमित से ज्यादा पूछा जाता है। इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, अधिकृत भी कहते हैं, अंकित पूंजी भी कहते हैं, और नाम मात्र की पूंजी भी कहते हैं। इसे जो है नाम मात्र की पूंजी भी कहते हैं। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी आता है इससे रिलेटेड, और ऐसे भी होता क्या है, तो पूंजी की वह राशि जिसका उल्लेख कंपनी के पार्षद सीमा नियम में होता है वो भी पूंजी वाक्य में। कंपनी जब पंजीकृत होता है ना, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बता देते हैं कि ये कंपनी मैक्सिमम इतनी पूंजी बनाएगा, इतनी पूंजी का निर्माण करेगा, इतनी ही पूंजी जनता से अंश निर्गमन के द्वारा प्राप्त करेगा। उसी पूंजी को हम लोग अधिकृत पूंजी कहते हैं। अभी प्राप्त नहीं किया गया, कंपनी ने शो कर दिया है, बता दिया है, समझा दिया है कि हाँ इतना ही पूंजी हमारा हो सकता है, उसी पूंजी को हम लोग अधिकृत पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहा है। तो इसी प्रकार की पूंजी को हम लोग रजिस्टर्ड, अधिकृत या अंकित पूंजी कहते हैं, क्योंकि इस पूंजी के साथ साथ अंकित पूंजी भी कही जाती है। क्योंकि इसी पूंजी के साथ साथ अंकित पूंजी भी कही जाती है। यार ये सेंटेंस ही बड़ा विचित्र है, इस पूंजी को अंकित पूंजी भी की जाती है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, कंपनी अधिक से अधिक इतनी ही पूंजी हेतु अंश निर्मित करने की अधिकारी है, अतः इसको अधिकृत पूंजी भी कहते हैं। ये बात लास्ट वाला लाइन सही है। ठीक है, और इसमें आगे आप ये भी जोड़ सकते हैं, इसे नाम मात्र पूंजी भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि अभी ये पूंजी मिला नहीं, अभी ये मिलेगा, इतना होगा, इसलिए नाम मात्र, ये कहने का बस पूंजी है। आपके पास ये पूंजी आया नहीं है, कहने को पूंजी है, जब आप मांगते चलेंगे तब ये आएगा। नेक्स्ट बात, अंशों के हरण और अंशों के समर्पण में अंतर बताइए। अब ये 2 घटनाएं हैं। अंशों का हरण, कंपनी के संचालक मंडल जब जनता से उनको पैसा मिलता नहीं है तब वो हरण कर लेते हैं, और अंशों का समर्पण, कंपनी का अंशधारी खुद सोचता है कि हम पैसा नहीं दे पाएंगे तो कंपनी को ले जाके अंश दे देता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो इसका अंतर जनरली आपको क्या मिलेगा कि थ्योरी के तौर पे भी आप दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप अंतर भी दे सकते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति अंशों के हरण और समर्पण में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति के लिए, किंतु वास्तविक ऐसी नहीं है। अंशों के हरण तथा समर्पण में निश्चयात्मक रूप से कुछ अंतर होता है, जिसे हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। पहला क्या, इच्छा, किसके कैसे इच्छा पे होता है। तो अंशों का हरण की बात किया जाए तो अंशों का हरण किया जाना कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है।
कंपनी चाहेगा तो अंश का हरण होगा तो होगा, ठीक है। और अंशों का समर्पण क्या होगा? अंशों का समर्पण अंशधारी की स्वेच्छा पर होता है। अंशधारी चाहेगा तब अंशों का समर्पण करता है। तो दोनों अलग अलग है, ये कंपनी की इच्छा से होता है, ये अंशधारी की इच्छा से होता है। फिर अंशधारी का आवेदन, तो अंशों के हरण के लिए अंशधारी द्वारा आवेदन देने का प्रश्न ही नहीं उठता है, ठीक है। अंशों का हरण होगा तो कंपनी का अंशधारी जाके बोलेगा नहीं कि हमारा अंश हरण कर लीजिए, नहीं, कंपनी की इच्छा से होगा ना, तो वहां पे कंपनी की तरफ से नोटिस आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अंशों के हरण समर्पण के लिए अंशधारी द्वारा आवेदन दिया जाता है। अब जब समर्पण करना है तो अंशधारी जाके कंपनी को एप्लीकेशन डालता है कि मेरा अंश हम समर्पण करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गया। नेक्स्ट, प्रतिफल। प्रतिफल क्या हो गया कि अंशों के हरण के बदले कभी भी कोई प्रतिफल नहीं दिया जाता है, जबकि अंशों के समर्पण पे क्या होता है कि अंशों के समर्पण के बदले में कभी कभी कंपनी कुछ प्रतिफल भी दे देती है, जैसे समर्पित अंशों के बदले अन्य वर्ग के कुछ अंश दिए जाते हैं, यद्यपि ऐसा करना आवश्यक नहीं होता है, ठीक है। समर्पण पे पूर्ण रूप से कार्यवाही तो हरण के तरह ही होता है, लेखांकन उखांकन बाकी चीजों में, लेकिन कभी कभी कंपनी ऐसा भी कर सकता है कि उसके बदले कुछ प्रतिफल भी दिया जाए। जनरली ये नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर अगला दंड। तो अंशों के हरण दंड स्वरूप किया जाता है। भाई ये दंड है, आपने पैसा क्यों नहीं दिया इसलिए हरण किया जाता है। लेकिन समर्पण, तो अंशों का समर्पण स्वेच्छा से होने के कारण इसे दंड का प्रश्न नहीं उठता। ये तो अपने इच्छा से, आप जो है अपने इच्छा से कोई कार्य करें, ठीक है। जैसे क्या है, ठंडी का मौसम है, ठीक है, आप अपनी इच्छा से नहा रहे हो, है ना बात, तो वो तो हो गया भाई, अपने इच्छा से नहा रहे हो तो ठीक है। और एकदम ठंडा ठंडा सुबह सुबह उठ के जो है मम्मी के मार की वजह से नहा रहे हो, तो मार की वजह से नहा रहे हो, वो नहाना आपके लिए दंड लगेगा, ठीक है। आपके लिए वो दंड है ना कि आप ठंडी में नहा रहे हो कांप कांप के, है कि नहीं बात। तो वो मम्मी की मार की वजह से, तो वो नहाना दंड आपको लगेगा। लेकिन आप जब अपनी इच्छा से नहा रहे हो तो वो नहाना आपको दंड नहीं लगेगा, है कि नहीं बात। तो ये भी आप समझ सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक आवर्त अनुपात क्या होता है। तो देखिए इन सबका डेफिनेशन आपको नहीं देना है, हम नहीं देना चाहते थे, लेकिन फिर भी हम आपको इसलिए यहाँ पे दे दिए ताकि आपको समझ लेना है कि कैसे होता है, किसका डेफिनेशन। जितने भी लेखांकन अनुपात हैं, ये बात आप याद करके जाइए सभी बच्चे, जितने भी लेखांकन अनुपात हैं सबका डेफिनेशन याद होना चाहिए। कुछ भी पूछ सकता है, किसी चीज में कोई रोक नहीं है, कुछ भी पूछेगा और 100% पूछेगा, इस बात का तो हमको पूरा यकीन है कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है अनुपात का क्वेश्चन निश्चित आएगा। किसी न किसी अनुपात के बारे में जिस निश्चित पूछेगा, हो सकता है कि एक से ज्यादा अनुपात के बारे में पूछे, या तो छोटे क्वेश्चन में पूछेगा या तो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, लेकिन पूछेगा, इस बात का पक्का है ना बात। तो इसलिए आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप प्रीवियस ईयर के कई सालों के पेपर उठा के देख लीजिए, आपको मिलना ही मिलना है। इसलिए सारे अनुपात का अर्थ, और यदि उसका आदर्श अनुपात है तो आदर्श अनुपात, इतना तो याद करना ही करना है, ठीक है। तो स्टॉक आवर्त अनुपात क्या होता है, तो देखिए क्या है, फॉर्मूला से ही आपका आंसर निकलता है, यानी अर्थ निकलता है। इसलिए स्टॉक आवर्त अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंटरी, ठीक है। अब यही चीज आपको यहाँ पे मिलेगा, क्या लिखा है देखिए, स्टॉक आवर्त अनुपात क्या होता है। यह अनुपात स्टॉक टर्नओवर यानी इन्वेंट्री टर्नओवर या टर्नओवर भी कहा जाता है, इसे इन नामों से भी जाना जाता है। अब होता क्या है, तो यह अनुपात निश्चित अवधि में बेचे गए माल की लागत तथा उस अवधि के औसत स्टॉक से संबंध स्थापित करता है। इसके निम्नलिखित सूत्र है। फॉर्मूला, जब फॉर्मूला आप याद करेंगे ना, परिभाषा अपने आप याद हो जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो कि आप केवल फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला में जिन दो चीज लिया रहेगा उन दोनों चीज के बीच में संबंध है, बस इतना ही आंसर होगा। जैसे देखिए यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन स्टॉक एवरेज इन्वेंटरी है या एवरेज स्टॉक है, तो इसका हम परिभाषा क्या बोलेंगे, यह अनुपात बेचे गए माल की लागत तथा औसत स्थिरातिया इनके बीच संबंध स्थापित करता है, इनके बीच संबंध बताता है। बस यही आपको एक एक लाइन में अर्थ मिलेगा सबका। तो आपको क्या करना है, आपको बस फॉर्मूला ध्यान देना है। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब हमने दिया था उसमें भी हमने आपको बताया था कि लेखांकन अनुपात सब याद करिएगा, आता है एग्जाम में 100% आता है, हमने बोला था। तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर भी हमने बताया था कि आपको कैसे याद करना है, इसी तरह से याद करना है। फॉर्मूला याद करना है, उसमें जो भी पॉइंट मिलेंगे इन दोनों के बीच में संबंध बताता है, इन दोनों के बीच में संबंध दर्शाता है, इन दोनों के बीच का संबंध है, यही लाइन लिख करके आपको जो है पूरा आंसर बना देना है। कितना आसान है कि नहीं बात। तो इसलिए आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी से आप क्या समझते हैं। भाई ये लगातार ये सारे क्वेश्चन है, और अभी हमारा एक सीरीज चल रहा है एस.एन. शुक्ला सीरीज। हालांकि वो है तो यूपी बोर्ड के लिए खासकर, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसके आंसर आपके, उसके क्वेश्चन आपके में नहीं मिलेंगे, आपके भी मिलेंगे। तो आप चाहें तो एस.एन. शुक्ला सीरीज को भी फॉलो करते रहिए, देखते रहिए, आप उससे भी आपको बहुत से आंसर मिल जाएंगे। उसमें बकायदे लेक्चर के थ्रू हमने पढ़ाए हुए, तो आप उसको देखिए, बहुत हेल्प मिलेगा आपके बोर्ड की तैयारी के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या है, स्टॉक स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी के बारे में बात करें तो उसमें अंतर क्या है, ये सारे के सारे अंतर है। अब कितने अंतर लिखना है, तो छोटे क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 अंतर लिखना, 3 से ज्यादा नहीं जाना है। हम यहाँ पे ढेर सारे अंतर भले दे रहे हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम 3 अंतर लिखना है।
या तो आपको अंतर नहीं आता तो दोनों का केवल डेफिनेशन लिख दो, तब भी अंतर हो जाएगा, है ना बात। ये दोनों तरीका है। तो क्या होता है अंतर की बात किया जाए तो पहला स्थिरता। इस पद्धति में साझेदारों की पूंजी प्रायः स्थिर होती है, क्योंकि नाम ही स्थायी पूंजी है, ठीक है। इसमें परिवर्तन तभी होता है जब साझेदार अतिरिक्त पूंजी निकाल ली जाता है या उसमें लगाता है तो। और इस पद्धति में साझेदारों का पूंजी क्या होता है, सदैव परिवर्तित रहता है। फिर अगला क्या, खाते। इसमें जो है दो खाते बनाए जाते हैं, कौन कौन सा, एक पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता। और इसमें केवल एक खाता बनाया जाता है, कौन सा, केवल पूंजी खाता, है ना बात। ये अंतर हो गया। तीसरा अंतर, वेतन, कमीशन, ब्याज आदि इन सब का उल्लेख। तो इसमें जो है ना इन सभी चीजों का उल्लेख कहां पर होता है, साझेदारों के चालू खाता में होता है, ठीक है। और इसमें इन सभी चीजों का उल्लेख कहां पर होता है, सीधे उनके पूंजी खाते के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। यही है। तो ये इनके बीच में अंतर हो गया, है ना बात। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर नेक्स्ट हमारा है चालू अनुपात। क्या होता है, अब देखो भाई फिर से अनुपात आ गया। चालू अनुपात, चालू अनुपात क्या होता है, चालू संपत्ति और चालू दायित्व के बीच के संबंध को चालू अनुपात कहते हैं। यही फॉर्मूला देखो ना, यही आपको मिलना ही है बार बार। देखिए करेंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। अब यहां पर देख लीजिए, चालू अनुपात कार्यशील पूंजी अनुपात भी कहते हैं। अच्छा, सबका अपना दूसरा नाम है वो भी दे दिया है। यह अनुपात चालू संपत्तियों एवं चालू दायित्वों के बीच संबंध बताता है। मिला ना, इनसे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई परिभाषा याद ही नहीं करना है, केवल फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला और आदर्श अनुपात, बस इसके अलावा और कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, अपने आप डेफिनेशन दे दोगे, ठीक है। और इसका अपना आदर्श अनुपात होता है, वो कितना होता है, 2:1, ठीक है। तो जो मेनली जो त्वरित अनुपात होते हैं, जिसमें चालू अनुपात होता है, तरल अनुपात होता है, इन्हीं सबके आपको मिलेंगे क्या, आदर्श अनुपात। तो बस आप उनको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बात हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपनी की परिभाषा दीजिए। अब ये क्लास 11 का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, ऐसे करके। साधारण शब्दों में क्या है, कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई एक ऐसी संस्था है जिसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है, जिसका पंजीकरण कृत्रिम व्यक्ति के रूप में कंपनी अधिनियम के अधीन होता है। बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है, बहुत ही आसान है, बहुत ही जबरदस्त, आप इसको आराम से समझिएगा, ठीक है। कंपनी क्या है, एक विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है, और वो क्या होता है, उसका अंश हस्तांतरणीय होता है, ठीक है। वो लाभ कमाने की इच्छा से स्थापित की जाती है। इस प्रकार से आप जो है इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, ऋण पत्र के कोई दो प्रकार बताइए। तो ऋण पत्र के हम लोग दो प्रकार में देखा जाए तो एक हो गया हमारा पंजीकृत रजिस्टर्ड ऋण पत्र। देखिए पंजीकृत या रजिस्टर्ड ऋण पत्र वह ऋण पत्र है जिसको कंपनी के ऋण पत्र धारियों की सूची में डाला जाता है, ठीक है। यानी अगर आप रजिस्टर्ड ऋण पत्र लेते तो आपका नाम कंपनी के ऋण पत्र धारी के लिस्ट में रहेगा। और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा वाहक ऋण पत्र है। वाहक ऋण पत्र वो ऋण पत्र है जिसमें कोई नाम नहीं रहता है, ठीक है। आप किसी जिसको दे देंगे, जिसके पास ये ऋण पत्र चलेगा, वो ऋण पत्र धारी हो जाएगा। तो कंपनी के सूची में जिसका नाम नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दो प्रकार के ऋण पत्र होते हैं। ऐसे और भी बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग को दो ही प्रकार पूछा था। अगला है रोकड़ प्रवाह विवरण। क्या, अब रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है, नाम से ही समझिए, रोकड़ प्रवाह विवरण, बहना, रोकड़ जा रहा है, रोकड़ आ रहा है, यही तो बहाव है व्यापार में। तो ऐसा कोई भी विवरण जो रोकड़ के अंतर्वाह यानी रोकड़ अंदर की तरफ आ रहा है उसका, और रोकड़ के बहिर्वाह यानी रोकड़ जब बाहर जा रहा है उसका, इन दोनों का जो विवरण प्रस्तुत करता है उसी विवरण को हम लोग रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। साल के अंत में व्यापार के अंदर रोकड़ के शुरुआत की स्थिति यानी प्रारंभिक रोकड़ से अंतिम रोकड़ की स्थिति के मध्य जो भी रोकड़ का प्रवाह होता है, यानी रोकड़ का अंतर्वाह और रोकड़ का बहिर्वाह, इसको जो भी विवरण प्रदर्शित करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। तो बोला है कि किसी निश्चित अवधि में रोकड़ के प्रवाह को दर्शाने वाला, ठीक है, यहाँ पे दर्शाने होगा, दर्शाने वाला रोकड़ प्रवाह विवरण कहलाता है। रोकड़ प्रवाह विवरण किसी संस्था की रोकड़ की स्थिति में परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट करता है। रोकड़ प्रवाह विवरण में मुख्य दो तत्व होते हैं, एक होता है रोकड़ का अंतर्वाह, अंदर की तरफ आना, जैसे कैश इनफ्लो कहते हैं। से आशय क्या होता है कि से आशय रोकड़ के आने से है, जबकि रोकड़ बहिर्वाह यानी जैसे कैश आउटफ्लो कहते हैं, इसका आशय क्या, रोकड़ के जाने से है। इसलिए इस विवरण को रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। रोकड़ प्रवाह विवरण को रोकड़ में परिवर्तन के कारणों का विवरण या रोकड़ आधार पर वित्तीय स्थिति में परिवर्तन के विवरण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रोकड़ प्रवाह विवरण। सीधी सी बात है, रोकड़ अंदर रोकड़ बाहर, इसका जो विवरण प्रस्तुत करेगा वही रोकड़ प्रवाह विवरण। नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट है प्रवृत्ति विश्लेषण। क्या है, अब देखिए, अब ये प्रवृत्ति विश्लेषण हमारा विश्लेषण करने के जो भी टूल्स हैं, जो भी तकनीक है, उसी में से एक तकनीक है। अब ये क्या करता है, ये संस्था की प्रवृत्ति को बताता है कि संस्था जो है, देखिए प्रवृत्ति दो तरह के होते हैं, या तो चढ़ते हुए या तो गिरते हुए, ठीक है। दो ही प्रकार का ट्रेंड होता है, या तो चढ़ते हुए या तो गिरते हुए, ठीक है। तो यही हमारा जो भी कंपनी के ट्रेंड को दिखाता है वही हमारा इसमें होता है। अब ये होता क्या, तो देखिए इसका प्रवृत्ति विश्लेषण वित्तीय विवरणों के विश्लेषण एवं निर्वचन में स्थान है, ठीक है, यानी एक टूल्स की तरह है। इसे हेतु कुछ वर्षों के वित्तीय विवरणों की सूचना को एकत्र किया जाता है। इसके हेतु
इसके हेतु कुछ वर्षों के वित्तीय विवरणों को सूचनाओं को एकत्र किया जाता है और इसके बाद उनमें से किसी एक को आधार मान लिया जाता है। जैसे 4 साल का डेटा है, उसमें से किसी एक साल को आधार मान लिया जाएगा। अब उस साल को आधार मान के देखा जाएगा कि हमारा व्यापार ऊपर है कि नीचे है, चढ़ा है कि घटा है, ठीक है। और इस आधार पर अन्य वर्षों की राशियों का अनुपात ही प्रवृत्ति अनुपात कहलाता है। और इसके लिए ये सूत्र होता है, प्रवृत्ति अनुपात बराबर चालू वर्ष का अनुपात, यानी जिस समय का आप प्रवृत्ति चेक कर रहे हैं, अपॉन आधार वर्ष का मूल्य, यानी जिस वर्ष को आप बेस मान रहे हैं उसके हिसाब से जिसको आप तुलना करें उसको, और इंटू 100, क्योंकि प्रतिशत में अगर आपको करना है तो उससे आपको पता चलेगा प्रतिशत। अब ऐसे आप कई 3-4 साल के प्रतिशत निकाल लेंगे और देख लेंगे, अगर प्रतिशत बढ़ रहा है यानी ट्रेंड ऊपर जाने का, अगर प्रतिशत घट रहा है यानी ट्रेंड नीचे जाने का, ठीक है। तो ये बात हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या, अगला हमारा 2023 की बात कर ले कि 2023 में हमारे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे जैसे हमारा साल बढ़ रहा है क्वेश्चन की संख्या कम हो रही है ना बात। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो यहां इसका ये क्वेश्चन होगा, फर्म का समापन तथा साझेदारी के समापन में अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, और ये छोटा बड़ा हर तरह के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो इसी का हम लोग का ये क्वेश्चन है, मैं अंतर बताइए। अब इसमें देखा बोला है कि साझेदारी के समापन तथा फर्म के समापन में अंतर, या साझेदारी के विघटन या फर्म के विघटन में अंतर की बात किया जाए तो ये हमारे हैं। और ये छोटे बड़े दोनों टाइप के क्वेश्चन में आते हैं। छोटे में आएगा दो अंतर 3 अंतर मैक्सिमम, और बड़े में आएगा तो कम से कम 5 अंतर, ठीक है। कम से कम 5 याद रखिएगा, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। 8 से ज्यादा किसी कीमत में नहीं, 8 से ज्यादा करेंगे तो आप समय बर्बाद करेंगे, ठीक है। एकदम लॉन्ग में आएगा तब 8 लिखिएगा। अगर आपके शॉर्ट में आता है तो आपको 5, बहुत ज्यादा तो 6, और वेरी शॉर्ट में आता 3, उससे ज्यादा कभी नहीं। 2 भी चल जाएगा लेकिन 3 से ज्यादा कभी नहीं, क्योंकि समय भी तो देखना है, समय भी तो बचाना है, नंबर तो उतना ही मिलना है। तो हमारा अब अंतर के आधार, तो सबसे पहले संबंधों की समाप्ति। तो देखिए साझेदारी का समापन जब होता है ना, तो इसमें साझेदारी की समाप्ति में सभी साझेदारों के मध्य संबंधों का समाप्त होना आवश्यक नहीं है, बल्कि उनके संबंधों में परिवर्तन भी हो सकता है। जब साझेदारी की समाप्ति होती है तो ऐसा नहीं कि सारे साझेदार अपने संबंध खराब कर लिए, नहीं। एक साझेदार फर्म छोड़ के चला गया, बाकी 2 अपना फर्म लेकर चल रहे हैं, यानी संबंध परिवर्तन करके अपनी साझेदारी को चला सकते हैं। तो संबंध यहाँ पे परिवर्तित होता है साझेदारी की समाप्ति में, ये नहीं कि संबंध समाप्ति हो गया, ठीक है। जबकि फर्म का समापन में क्या होगा कि इसमें फर्म की समाप्ति में साझेदारों के मध्य संबंध अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाते हैं। अगर फर्म बंद हो गया तो सभी साझेदार के संबंध अनिवार्य रूप से समाप्त, बनना ही नहीं है, अब दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि फर्म ही चला गया, फर्म ही बंद हो गया। अगली बात हमारा क्या होगा, व्यवसाय पर प्रभाव। तो साझेदारी की समाप्ति पर व्यवसाय का अंत होना आवश्यक नहीं है। अब जब साझेदारी की समाप्ति का व्यवसाय अंत थोड़ी ना होगा। जैसे फर्म में कोई साझेदार छोड़ के जा रहा है या कोई साझेदार आ रहा है, संबंध बदल रहे हैं, संबंध स्थापित हो रहे हैं, संबंध परिवर्तित हो रहे हैं, संबंध की समाप्ति हो रही है, यानी साझेदारी की समाप्ति तो हो रही है, लेकिन फर्म चल जाता है, आगे चलता रहता है। लेकिन अगर हम यहां की बात करें, अब फर्म की जब समाप्ति हो जाए तो व्यवसाय अनिवार्य रूप से अंत हो जाएगा। यार जब फर्म ही नहीं रहेगा तो व्यवसाय कौन लेकर के चलेगा, कैसे चलेगा, तो उसमें व्यवसाय अनिवार्य रूप से अंत हो जाता है। फिर अगला व्यवसाय पर दायित्व का प्रभाव। तो साझेदारी की समाप्ति में फर्म ही संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। जब भी ऐसा होता है तो आपने पढ़ा है ना, फर्म का पुनर्गठन है ना बात, वही आपका साझेदारी की समाप्ति है। तो इसमें क्या होता है कि दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन और संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन होता है, जबकि यहां पर फर्म की समाप्ति पर संपत्तियों और दायित्वों का क्या होता है, लेन देन, यानी संपत्तियों को वसूल किया जाता है और दायित्वों का भुगतान किया जाता है, ये काम हो जाता है। और फिर हमारा संपत्ति का बंटवारा। तो साझेदारी की समाप्ति में फर्म की संपत्ति का बंटवारा नहीं किया जाता है, बल्कि अलग होने वाले साझेदार को उसका हिस्सा दे दिया जाता है। यहाँ पे बंटवारा वगैरह नहीं होता है, अगर कोई जा रहा है तो भले ही उसका हिस्सा दे दिया, लेकिन पूरा संपत्ति बांट उठ नहीं लेंगे, पूरा सब चीज इधर आपस में खत्म नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे अगर बचा तो बांटेंगे। तो फर्म की समाप्ति की दशा में आपका फर्म की समाप्ति में पे संपत्ति का बंटवारा होता है, ठीक है। अगर फर्म की समाप्ति की दशा है तो उसमें फर्म की संपत्ति का बंटवारा आपस में कर दिया जाएगा। बचेगा तो मतलब क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका फर्म ऐसे कंडीशन में समाप्त हो रहा है कि सारी संपत्तियों को बेच करके बाहरी लोगों को भुगतान करने में चला गया, अपने पास कुछ बचा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में संपत्ति का बंटवारा ही नहीं होगा, संपत्ति का बंटवारा बाहरियों को भुगतान हो जाएगा। बचेगा तो साझेदार आपस में भी लेते हैं, उनकी पूंजी की भी वापसी होती है। अब 2023 में बहुत कम क्वेश्चन, यानी ज्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं इसमें, वही सब टाइप के थे, विचित्र जो न्यूमेरिकल से संबंधित है या अनुपात से संबंधित है या पिछले टाइप के क्वेश्चन थे, यही सब तरह के क्वेश्चन थे, इसलिए हमने कम से कम रखा। अब 2024 की बात की जाए तो 2024 में हमारा पहला क्वेश्चन है, सूचना द्वारा फर्म के विघटन से क्या आता है। तो फर्म के विघटन का ये एक प्रक्रिया है सूचना द्वारा, ठीक है। अब उसमें होता क्या है, देखिए होता यह है कि सूचना द्वारा फर्म का समापन धारा 43 में दिया गया है। कौन से धारा 43, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 43 में बताया गया। क्या बोला गया कि यदि साझेदार ऐच्छिक साझेदार है तो कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों को फर्म के विघटन करने की अपनी इच्छा लिखित सूचना देकर फर्म का विघटन करवा सकता है।
अगर ऐच्छिक साझेदारी है तो साझेदारों द्वारा अपना इच्छा से सूचना देकर के फर्म को बंद कराया जा सकता है, विकटित कराया जा सकता है। ठीक है, यही होता है। अगला ख्याति क्या है, तो ख्याति देखिए एसएम शुक्ला सीरीज हम बता रहे हैं, उसको भी देखते रहिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपको लाइन बाय लाइन उसमें बहुत से मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस आपको मिलना है उसमें तय है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप उससे भी ये सब चीजें तैयार कर सकते हैं और उसमें जो है डिटेल के साथ है, मतलब ऐसा पढ़ाया गया कि उसमें आप जो है आपको एक तरह से वेरी शॉर्ट भी उसमें तैयार हो जाएगा, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, डिटेल के साथ है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अगर बात करेंगे क्या हो रहा है, सामान्य ख्याति या साख का अर्थ किसी व्यक्ति, संस्था, व्यवसाय की साख, यश, कीर्ति, प्रसिद्धि से लगाया जाता है। ख्याति यही ना होता है, ख्याति का मतलब क्या होता है, गुड नेम, अच्छा नाम। आपका अच्छा नाम है तो वही आपकी ख्याति है, और बेकार नाम हो तो बेकार होगा, वो ख्याति नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए, और अच्छे नाम से ही क्या होता है, अच्छे नाम से ही व्यवसाय की साख बनता है, यश बनता है, कीर्ति होती है, प्रसिद्धि होता है, ये सब होता है। ठीक है, परंतु व्यावसायिक दृष्टिकोण से ख्याति का अर्थ व्यापार की उस अमूर्त संपत्ति से है जिसे मुद्रा में नापा जा सकता है। अगर व्यवसाय के दृष्टिकोण से बोले तो व्यापार ख्याति का अर्थ क्या है, एक ऐसी अमूर्त संपत्ति, एक ऐसी अदृश्य संपत्ति जिसका अपना मूल्य होता है, और वो होता क्या है, यह होता है लाभ कमाने की अतिरिक्त क्षमता, यह लाभ कमाने की अतिरिक्त क्षमता है। ख्याति जो है ना, लाभ कमाने की अतिरिक्त क्षमता है। क्या है, ख्याति जो है ग्राहकों को आकर्षित करता है। ठीक है, इसे हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ये ख्याति क्या करता है, ग्राहकों को आकर्षित करता है। तो ऐसे करके आप ख्याति को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, साझेदारी संलेख से आप क्या समझते हैं। साझेदारी संलेख देख लीजिए क्या होता है, तो देखिए साझेदारी संलेख या विलेख फर्म के साझेदारों द्वारा किया गया एक ऐसा समझौता या अनुबंध है। तो साझेदारी संलेख जो होता है ना, वो साझेदारों को समझौता है। अब समझौता दो तरीके का होता है, लिखित भी, मौखिक भी। तो जो समझौता लिखित हो जाता है वही साझेदारी संलेख होता है, और इसमें होता क्या है, इसमें व्यापार को चलाने से संबंधित सभी प्रकार के नियम एवं शर्तों का उल्लेख होता है, यही होता है। ठीक है, जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन से संबंधित समस्त शर्तों एवं नियमों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाता है, इसे साझेदारी का विधान भी कहते हैं। ये हो गया साझेदारी संलेख, है ना बात। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो बस हो गया हमारा ये बात कंप्लीट। तो आज हम लोगों ने जो है पिछले 5 साल का सारा जो है वेरी शॉर्ट, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। तो आज क्वेश्चन नहीं, साथ में साथ हमने आंसर भी आपको दिया है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ठीक है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देखा। बात क्लियर है, चलो भाई। और ये हमारा कंप्लीट हो गया कितने सालों का, ठीक है, कितने सालों का कंप्लीट हुआ है, ये कंप्लीट हो गया हमारा पिछले 5 सालों का, पिछले 5 वर्षों का। अब आपको अगर इसी को और रिवाइज करना है, और केवल वेरी शॉर्ट तक ही नहीं जाना है बल्कि शॉर्ट और लॉन्ग तक जाना है, तो हम बार बार बता रहे हैं, हम लोगों का अपना यूट्यूब पे ही चल रहा है ये सीरीज, आप उसको भी देखिएगा, आपको लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर वहां पे मिलते चल रहे हैं, तो उससे भी आपकी तैयारी होगी। क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको पूरा तैयार कराना, आपको अच्छे तरीके से मार्क्स दिलाना, आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर दिलवाना, यही हम लोग का उद्देश्य पढ़ाने का, कि बच्चों को सब मटेरियल मिलता रहे, बच्चे की तैयारी अच्छी तरीके से होती रहे। तो इसीलिए आपको जो है ये जो क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, जो सीरीज आते जा रहे हैं, जो वीडियोस आते जा रहे हैं, सबको देखिए, जिसमें जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको तैयार कीजिए, बढ़िया से तैयार कीजिए, आपके बहुत बढ़िया एग्जाम जाने वाले हैं, है ना बात। तो चलो भाई, तो आज हम लोग ने इतना देखा, और होमवर्क क्या है, रिवीजन करके याद कर लेना है, ठीक है, रिवीजन करके याद करना है, ठीक है, यही आपका होमवर्क है। और बस आज की इस वीडियो में यहीं तक हम लोगों ने 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को समाप्त किया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।